आइन में बुनियादी हकूक जो है ना, उसमें आज़ादी गुफ्तार भी है। आपको अपने प्लेयर का ही नहीं पता, आप प्लेयर से पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह खेलते हो। हम लोग जो है वीकली के हिसाब से शॉपिंग करें। वेजिटेबल्स हम लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मतलब की नहीं बनती। आपको बताना जरूरी है कि जतोई हर मैदान में आगे है। मेरा और भी हौसला बढ़ गया है और काम करने का। अगर वो डरते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा डाउट है कि डरते होंगे। सलाम देती हूँ पर इसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, ये हमारे पास 3-4 कलर की वैरायटीज के अंदर एक सिंधी यार आप तो सिंधी होके भी ऐसी बातें कर रही है। गीदड़ सिंधी को गीदड़ सिंधी बना दिया। डोंट डू दिस संसा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सरिश, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब खैरियत से हैं? सुहेब बिल्कुल फिट, सेट, आपके बच्चे जबरदस्त, खैरियत से हैं? सब सेट। अल्लाह करे सब देखने वाले भी इतने खैरियत से हों। तो जनाब तला थर्सडे है आज, 2 तारीख है, और थर्सडे आते ही लोगों को खुशी हो जाती है कि कल फ्राइडे होगा और फिर वीकेंड शुरू हो जाएगा, सुकून होगा। तो लेट्स प्लानिंग अभी से शुरू हो जाती है, करना क्या शुरू हो जाती है। यस, एंड हमेशा की तरह विल स्टार्ट आवर शो विद कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे में हम आपके सामने हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर हैदर कर्रार का खूबसूरत कॉल पेश करना चाहूंगा। मौला कायनात ने फरमाया, जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी सारी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। यकीनन इंसान जो है ना, बड़ा खुदगर्ज है। तो तला, मैं जैसे ही मैंने ये कोट पढ़ा तो मेरे जहन में उन यंग जनरेशन, उन जवान बच्चों बच्चियों का ख्याल आया जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं कि पेरेंट्स के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो इस कॉल से उनको सीखना चाहिए कि जस्ट आपको आदत होती है किसी की, तो इसमें आप इस हद तक ना चले जाएं कि वालिदैन को उसका, लेकिन इंसान की फितरत यहाँ पे डिफाइन की गई है ना सैरिश, कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो सारी बुराइयां उसकी एकदम से साइड पे कर देता है। जब किसी से नफरत करता है तो उसकी सारी अच्छाइयां साइड पे कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। ख्याल करें, सबसे प्यार करें, नफरत किसी से करें ना। अपनी सोसाइटी से हम प्यार ही प्यार फैलाना चाहते हैं, नफरतें खत्म करना चाहते हैं, फासले खत्म करना मतलब जज्बाती हो के इस हद तक ना चले जाएं कि जिससे किसी को नुकसान हो। और पेरेंट्स तो मैं समझती हूँ कि इससे कीमती रिश्ता जिंदगी में कोई नहीं होता, इनसे ज्यादा हमदर्द आपका कोई नहीं है, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ये जरूर सोचा करें आप। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। ये बहुत ही प्यारा कॉल था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। एक नसीहत है जो कि मौला अली की जानिब से दी गई है, दरवाजे की नसीहत। बिल्कुल टॉप स्टोरीज पर आज नजर डालते हैं और बड़ी खबर की आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक 3-2 का फैसला। हुकूमत की 4-3 की मंतक। अदालती फैसले पर हुकूमत की अपनी तशरीह जिसने अवाम को कंफ्यूज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कौन सी तशरीह दुरुस्त मानेगा, जवाब आना भी बाकी है। पेशावर ज़ल्मी ने कराची वालों पर जुल्म ढा दिया। मोहम्मद आमिर की बेहतरीन बॉलिंग के बावजूद बाबर 11 के खिलाफ दूसरा मैच भी हार गए। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में बार बार हार जीत बाबर के फैंस को ही मिल रही है। यकीनन सिलसिला जारी है। टॉप ट्रेंड से भी डिस्कस करेंगे इसे। सैलाब की कहानी, रंगों की ज़बानी। पाकिस्तानी आर्टिस्ट मकबूल जतोई के फन की PSL में पजीराई। हीरो पाकिस्तानी आज हमारे मेहमान होंगे। और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। हाफिज खालिद मलिक जहां खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान से आज मुलाकात कराएंगे जनाब। ये थी आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। और अब टॉप ट्रेंड्स की बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहला ट्रेंड है जनाब, कराची किंग्स वर्सेस
पेशावर ज़ल्मी, और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त था कल का पेशावर ज़ल्मी की उम्दा परफॉर्मेंस ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दे दी है। ट्रेंड्स में अब तक 10,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। कराची के सितारे गर्दिश में हैं और मुझे लगता है जिसकी वजह से कराची का बैड लक खत्म नहीं हो रहा है। इवन दो कि आमिर का पहला ओवर बेहतरीन था, 2 विकेटें उन्होंने ले ली, बड़ी विकेटें ले ली, बाबर को गिरा दिया एक और, लेकिन फिर देखते देखते एक बार फिर पेशावर का जुल्म जो है वो जारी रहा और कराची वालों को उन्होंने पछाड़ दिया। यकीनन सोचने की जरूरत है कराची वाले क्या गलत कर रहे हैं, व्हाट कैन दे इम्प्रूव, वेयर कैन दे इम्प्रूव, व्हाई आर दे नॉट। बिल्कुल, और जनाब दूसरा जो हमारा तला ट्रेंड है वो भी PSL से रिलेटेड ही है। पॉवेल की जानिब से कल कराची किंग्स के खिलाफ शानदार बैटिंग पर सारिफीन ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब दाद दी है। उन्होंने गुज़श्ता रोज 64 रन की इनिंग खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, अवार्ड भी उन्हें मिला। और इस ट्रेंड में अब तक 14,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए, उनको सराहा है, उनकी तारीफ की है। एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले को भी लोग जो है काफी डिस्कस कर रहे हैं, काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी इसको इस वक्त नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं और काफी इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि 90 दिनों में जो इलेक्शन कराने का हुक्म आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी ट्रेंड कर रहा है और यकीनन बोल भी अदलिया को सलाम पेश कर रहा है और उनकी आवाज़ बन रहा है और उनकी नुमाइंदगी कर रहा है और जो अदलिया पर कदगन लगाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा है। चले जनाब, अब आ जाते हैं अपनी सबसे पहले टॉप स्टोरी पर और मोहम्मद जिस पर हमें डिस्कशन करना है। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने हुकूमत को एक बार फिर अदालत ने आईना दिखा दिया है कि भाई बाज आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इलेक्शन के लिए 90 दिन की आईनी पाबंदी का हुक्म दे दिया। एग्जैक्टली, और हमारे साथ डिस्कशन के लिए इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने सबसे सवेरे अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? डू यू थिंक कि इससे आइन की बालादस्ती और जो लोग आइन तोड़ना चाह रहे थे उनके मुंह बंद कर दिए गए, उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए? मैम अच्छा, नासरा साहिबा से हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक उनसे हमारा रब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है वो सदरे मुमलिकत की जानिब से और KP में गवर्नर की जानिब से किया जाएगा। तो इसी पर हम बात करेंगे और नासरा साहिबा हमें तला ज्वाइन कर चुकी है। मैम, इफ यू कुड हियर मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? आइन की बालादस्ती हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे, पाकिस्तान के लिए बेहतरी बनाए। देखिए, अदलिया ने वही तशरीह की है आइन की जो उसकी होनी चाहिए थी और आइन बड़े वाज़े ये कहता है और आइन का तकाजा ही यही है कि 90 दिन के अंदर असम्बली के तहलील होने के इलेक्शन लाजमी। तो बस उन्होंने उसी बात की तशरीह कर दी और यहाँ पे तो ऐलान किया हुआ है सदर ने, तो उन्होंने कहा जी उसी तारीख पे होगा और उधर KPK में भी ऐलान किया जाए ताकि जो है बखैर हुकूमत कह रही है 3-2 का फैसला है। तो रात को टीवी पे हुक्मरान जमात है वो कह रही है 4-3 का फैसला है, बाकी सारे लोग कह रहे हैं 3-2 का फैसला है। ये फैसला बताएंगे आप, ये 3-2 का है 4-3 का है? देखिए जी, आइन में बुनियादी हकूक जो है ना उसमें आज़ादी गुफ्तार भी है। जिसके मुंह में जो आती है वो कह देता है। बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का काम है। चीफ जस्टिस ने 5 मेंबरान का बेंच तश्कील दिया। उनमें से 2 ने एतराज़ इस बात पे किया कि जी ये सुओ मोटर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फैसले के मतन से तो एतराज़ किया ही नहीं। तो जो एक्चुअली फ़ैसला है ना, ये 3-2 अगर कहे तो ये मेरा ख्याल है 5 का 1 ही है, लेकिन अगर 3-2 का भी है तो अक्सरियती फैसला है। और नासरा साहिबा, ऑड नंबर की बेंचेस के अगर किसी के आपस में इख्तलाफ हो तो जो अक्सरियत है उसकी राय चलती। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। अच्छा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि फैसला मतलब वही दिया गया है जो एक्सपेक्टेड मतलब था कि एक आइन में बात लिखी गई है तो उस पर अमल दरामद करवाना है, लेकिन अफसोस के मामले को अदालत ले जाना पड़ा और वहीं से फिर ये हुक्म आया और अब इस पर अमल करवाना भी लाजिम हो गया है। ये इससे पहले जो बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, फिर कंट्रोवर्शियल इस मामले को बनाने की कोशिश की गई, बेंच कॉम्पोजिशन पर सवालात उठे, फिर कुछ जज साहिबान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चली, ये सिलसिला कब रुकेगा? बड़ा अफसोस होता है क्योंकि एक वाहिद ये इदारा है जहां से मैं तवक्को होती है कि अवाम की सुनवाई होगी और उसके लिए कुछ मतलब इंसाफ होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और देखिए, दुनिया भर के जो आइन हैं उसमें
जहाँ मुकन्नना है और इंतज़ामिया है और अदलिया है, तो यही जाना जाता है कि अदलिया जो है सबसे बेज़रर सतून है रियासत का, क्योंकि वो लोगों के दाद रसी का काम करती है और आइन की तशरीह करती है। और हमारी भी अदलिया जो है वो बिल्कुल बयान है यही काम कर रही है। लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा लोगों में इख्तलाफात हो गए हुए हैं और इतनी ज़्यादा अपनी मनमानी करने की, असल में मनमानी की आदत हो गई है कि वो कानून को तो अपने बाला ताक रख दिया और उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। हालांकि हमारे यहाँ आइन की बालादस्ती के लिए मैं पेश थी, ये जो हमने लॉयर मूवमेंट की थी 2005 में, और हमारी सबसे बड़ी फतह यही थी कि आइन की बालादस्ती हुई, आइन की हुक्मरानी हुई, कानून की बालादस्ती हुई, और हमने ये कहा कि हमको यहाँ आमरीत और गसब नहीं चाहिए। अब ये गसब ही तो है, अगर जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो ना कराए इलेक्शन, ये तो आपको पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैम क्या करेगा आपसे? ये तो अक़लियती पार्टी है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल अब क्या होगा? क्या वो हुकूमत की सुनेगा, अदालत की सुनेगा? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा है, उनके ऊपर लाजिम है कि वो शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, और जिम्मेदारी उनकी भी ये थी कि तारीख देते, तारीख उन्होंने नहीं दी ना तो सदर ने मुशावरत के लिए बुलाया, वो नहीं आए, उन्होंने खुद तारीख दे दी, उनके पास तो चारा ही कोई नहीं था। तो अब ये काम ही इलेक्शन कमीशन का है, और अगर वो नहीं करते तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए, उन पर आर्टिकल 204 का इतलाक होगा। और दूसरी तरफ क्योंकि ये आइन का हिस्सा है, सिर्फ तशरीह का मामला नहीं, आइन का ये एक बेसिक हिस्सा है कि इलेक्शन जो है 90 दिन में होने, तो ये तो आइन से गद्दारी के भी मुर्तकिब हो गए, आर्टिकल 6 जो है। अच्छा नासिरा साहिबा, आपने कई अदवार देखे, कानून को आप बड़ी गहराई से जानती हैं, हम आपसे सीखते भी हैं। मुझे ये बताएगा कि ये जो अलमिया है पाकिस्तान में, जिसमें असर रसूख वाले सियासतदान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, अदलिया तक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, फिर अक्सर माहिरीन से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, ये मुल्क में ऐसे ही चलता आ रहा है, इसने ऐसे ही रहना है। कोई इसका एंड है, मतलब कोई हल इसका है कि ये सिलसिला भी रुके, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और ये हमारे यहाँ सोच की पस्ती है। लोगों में शऊर होना चाहिए, समझना कि यहाँ हमेशा इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक किस्म से आप समझे अगर नहीं इलेक्शन कराते तो गासिबी है, और उनका अपना एक नज़रिया है, कोई किसी हर एक अपने अपने नज़रिए के पीछे बैठा हुआ है और ये नहीं सोचता कि कौम का मफाद किस में है। लेकिन 64% आबादी तो हमारी नौजवानों की है। असल में ये सारे मसाइल नौजवान हल कर सकते हैं, पुरजोश भी हैं, कुछ करना भी चाहते हैं कौम के लिए, और जो पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर पे मैं तो आजकल PhD कर रही हूँ, तो मैं नौजवानों के साथ क्लास में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि पुरअज़म है और पाकिस्तान की खातिर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौका देना ज़रूरी है। और आज़ादी जो है सोच की और आज़ादी अमल करने की, ये तो हमारा बुनियादी हक़ है, इन तमाम नौजवानों का हक़ है। और इकबाल ने तो कहा हुआ है, देखिए, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और ये पीरी मुरीदी की बात नहीं, जवानों को बूढ़ों का उस्ताद कर, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर और अकल को गुलामी से आज़ाद कर। मैम आपने जिक्र कर ही दिया है जो ये कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन किए बगैर काम चल सकता है, चल ही नहीं सकता। मैम आपने माशाल्लाह से जिक्र कर दिया, जो मेरे दिल में सवाल था वो तकरीबन आपकी ज़ुबान पे आ गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था अल्लामा इकबाल के हवाले से कि उन्होंने जो ख्वाब पाकिस्तान के लिए देखा था, आज वो जब आसमानों से जन्नत से पाकिस्तान को देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि क्या यही था वो ख्वाब जो मैंने देखा था पाकिस्तान के लिए? मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लामा जो थे ना, वो हमेशा उम्मीदें बाहर रखते थे और कहते ही यही थे। आपने उनका वो शेर तो पढ़ा हुआ है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो कि ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। फिर कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से, शजर मतलब दरख्त। आप और मैं जो है ना, अपने यकीन कामिल से हम बिल्कुल पैवस्ता रहें, जुड़े रहें, उम्मीदें बाहर रख। और अब तो देखें ना, मौसम इतनी सख्त जो आलूदगी थी मौसम में, वो सब चली गई हुई है, छट गया, धूप आती है, मौसम जो है बाहर का है,
और इंशाल्लाह बाहर आएगी। मैं ये मानती नहीं कि इस मुल्क में बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे, अक्सरियत नौजवानों की है, वो हमें लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नौजवान रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस पानी में फंस गया है मैम, वो तो उसके पास तो अपने पेट की आग, घर के बिल के अलावा कोई और टेंशन बची नहीं लाइफ में। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि ज़राए अबलाग जो है ना, वो अपने किरदार को ज़्यादा उजागर करे और उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे। यहाँ पे आप बजाय ये जो झगड़े करते हैं ना, इन प्रोग्रामों को ज़्यादा तूल देने के, आप वो प्रोग्राम चलाएं जहाँ पे आप नौजवानों को, लड़कियों को और लड़कियों को हुनर सिखाते हैं, उनको समझाएं कि वो किस तरीके से अपने लिए ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, घास काटने वाला भी कुछ न कुछ कमा लेता है, और ये जो है ना कि जी हम BA MA कर लेंगे और हम पढ़ लिख जाएंगे और सिफारिश करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है तसव्वुर सारा। अपने हाथ से जो इंसान काम कर ले और अपने ज़हन को इस्तेमाल कर ले, ये जैसे अब IT वाले हैं और आप लोग जैसे डिजिटल मीडिया जिनके पास है और ये सब चीज़ें हैं, ये अपने लिए राहें खुद निकाल सकते हैं और ऐसी ऐसी राहें निकाल सकते हैं जिसका तसव्वुर हम लोगों को, बूढ़ों को तो था ही नहीं। और इसमें कोई रुकावट पैदा करेगा अगर, तो वो तो गद्दार होगा और इंशाल्लाह ये नहीं कर सकेंगे। देखिए ना कितनी देर ये चिपक कर रहेंगे इक़्तिदार के साथ बगैर जमहूरी अंदाज। 75 साल तो हो गए मैम, अगले 75 भी खा जाएंगे लगता है। तला प्लीज स्टे पॉजिटिव। अच्छा, मैं नासिर साहिबा आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए आपने भी यूथ की बात की, बड़े अज़्म हैं, कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें नियत भी तो नजर आए ना, अगर हम नियतों का फुकदान है, वक्त की कमी है। थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा फॉर जॉइनिंग अस अर्ली मॉर्निंग। हम बड़े पूरे आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन यकीनन आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरह हमेशा वो कहते थे मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, बस थोड़ी सी नम होने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला इस ज़रख़ेज़ मिट्टी को नम करे और हमें अपनी मुश्किलात से निकाले। नौजवानों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जिस तरह उन्होंने कहा। अच्छा, नौजवान जो मैंने कहा फंसे हुए हैं ना सैरिश, अपने बिल्स में, रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस पानी में, आजकल महंगाई इतनी हो गई है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने घर में अभी तक AC चलाया नहीं है घर में इस मौसम के हमने भी नहीं चलाया, लेकिन फिर भी जो है 35-40 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है, गैस के बिल बढ़ रहे हैं। उसके अलावा रनिंग एक्सपेंस, रोजाना की अशिया खुरोनोश, जो दाल चावल आटा घी, बेसिक नेसेसिटीज के, केले भी अगर घर के लिए लेने हैं, थोड़ा सा फ्रूट लेना है, केले कीनू लेने हैं, तो आपको 1000 रुपए का नोट निकालना पड़ जाता है। इसकी वजह से 250 रुपया दर्जन है केला। जो अच्छा वाला केला था वो 350 का भी था, जो बड़ा वाला था। खैर, लेकिन सैडली कहने का मकसद ये है कि जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है। आपकी आमदनी उतनी ही है जितनी बंदा 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा था, और खर्चे जो है वो देखते 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 उसके 50-60 हज़ार हो गए हर महीने। वो सारी सिचुएशन में तला हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क से नौजवान बाहर जाने का सोच रहे हैं। 7,65,000 गए थे पिछले साल। बिल्कुल। अब बाहर बैठा जो पाकिस्तानी है उसका यकीनन दिल जल रहा होगा कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और वो खुश हो रहा होगा कि शुगर में निकला है, डॉलर कमा रहा हूँ। बात तो ठीक है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, अमजद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमजद अली सैयद साहब। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, किस तरह देख रहे हैं आप अपने मुल्क को, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो मुआशी सूरत हाल है? यकीनी तौर पर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको बताते होंगे किस परेशानी का वो सामना कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, असल में क्या है कि जो है नजर पाकिस्तान की जो we समझते हैं कि था ईरान के तहत। I'm just sorry to interrupt, but आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि वो टेक्निकल ग्लिच दूर करे so we can hear you properly। बट यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी का रोल हमारे मुल्क में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। $25 बिलियन, 25 अरब डॉलर हर साल आते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में, तरसीलात ज़र की शक्ल में। और अगर ये ना आए ना सैरिश, तो आपकी सोचा हमारे लिए कितने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं। हमारा एक ओवरसीज जो आपका एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, उसका ये काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर सिचुएट करे, एलोकेट करे, नौकरियां उनके लिए निकाले, उनको बाहर भेजे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आए और डॉलर आए और हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, आपको पता है तला, बिल्कुल, और हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था, बड़े मतलब काविशें थी कि ओवरसीज को वोट का हक दिया जाए ताकि उनका लगाओ। बिल्कुल,
लेकिन वो राइट उन्हें नहीं मिल सका, अफसोस। और हो सकता है अगर आगे कभी मौका बना तो शायद मिल भी जाए। मिलना चाहिए। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान को फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए, उनको आप इतना बेसिक राइट हक खुद इरादियत ना दें तो ये उनके साथ बहुत जुल्म है। और जो जुल्म पे खामोश रहता है वो भी जुल्म का साथी बन जाता है, वो भी जालिम का हिस्सेदार बन जाता है। यकीनन हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों खामोश बैठे हैं, हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भरपूर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल जनाब। और इसी अच्छी बात के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम कुछ बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। बड़े ज़बरदस्त इवेंट जारी है और पिंडी में माहौल बना हुआ है। कराची किंग्स की उम्दा बॉलिंग के बावजूद बाबर 11 ने फिर साबित कर दिया कि वो बेहतरीन प्लेयर हैं। इसके साथ पसंद है बाबर आपको? बाबर हाँ अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे कैप्टन हैं, तो हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। और जो अच्छा परफॉर्म करे जाहिर है वो पसंद तो फिर किया जाता है। प्रेशर के बावजूद टीम को जितवाने का फन बाबर जानते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी है। पेशावर ज़ल्मी के 198 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची की 8 विकेटों पर 173 रन की इनिंग कल देखी गई। सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल तला उनसे बात करते हैं। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिए एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल को, कैसे जा रहे हैं मैचेस? और कराची के सितारे क्यों गर्दिश में हैं अलवी साहिब? ये भी तलहा का एडिशनल सवाल है। गुड मॉर्निंग। I think, good morning to all of you. I think basically team combination जो है जिस वक्त ड्राफ्ट में सेलेक्ट किए थे उन्होंने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं सेलेक्ट किए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और अब जब वो खिला रहे हैं तो अब जाके जैसे तैयब है, अब तैयब का मैं आपको एक बात बताऊं कि तैयब ताहिर को इन्होंने जाके चौथे पांचवें मैच में खिलाया है, जबकि ही इज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ T20, क्योंकि उनको पता ही नहीं था किस तरह खेलता है। उसने अपने इंटरव्यू में बोला मैच के बाद जब उसने 50 किए अपने पहली अपीयरेंस में, तो उस बेचारे ने मासूमियत में बोल दिया कि जी मैं बड़ा खुश हूँ और जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझसे पूछा गया कि तुम किस नंबर पे खेलते हो, अच्छा तुम किस तरह का खेलते हो, अच्छा इस तरह का खेलते हो, चलो तुम्हें खिला लेते हैं। वो भी क्योंकि ये हारते चले आ रहे थे। तो आपको अपने प्लेयर का ही नहीं पता, आप प्लेयर से पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह खेलते हो। तो ये तो कराची टीम अच्छा, का हाल है। सुहेब साहब क्या वजह आपको क्या समझ आ रही है? ये क्या फोकस इस बार आउट है, लेकिन फिर भी बस वो फ्रेंचाइज तो बली हुई थी, इन्वेस्टमेंट निकाली नहीं। बात ये कि फ्रेंचाइज के ऊपर पूरा साल काम होता है, आपके पास पूरी होमवर्क होता है, हर बच्चे को आपने जो इमर्जिंग प्लेयर लेना होता है उसको आप एनालाइज करते हैं, उसको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अभी हसीबुल्ला ने कल जो इनिंग्स खेली है, अपना पीएसएल का डेब्यू था, उसका पहला मैच खेल रहा था, ठीक है। वो आया कैसे ज़ल्मी की टीम में? उसको ड्राफ्ट के वक्त बाबर आजम ने कहा कि मुझे हसीबुल्ला चाहिए। ये मोहम्मद अकरम जो उनका कोच और मेंटोर डायरेक्टर क्रिकेट है, उसने ये बात बताई कि हाँ वी वर टोल्ड बाय बाबर कि ये अंडर 19 में उसने इसको खेलते देखा है एंड दैट ही शुड बी पे। अब आप ये बताएं, उसने आते ही पहली अपॉर्चुनिटी पे उसने परफॉर्म कर दिया। सो द थिंग इज, आपको पता है कि एक प्लेयर कैसा कर रहा है। यही लाहौर कलंदर की बात है कि उन्होंने जो प्लेयर्स लिए हैं वो पूरा साल उस पर काम करते हैं। अगर आपका कोच, आपका डायरेक्टर क्रिकेट मुल्क में ही नहीं रहता और उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि बल्लेबाज जो है वो किस नंबर पे खेलता है, किस तरह का क्रिकेट खेलता है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। टू बी फेयर टू कराची, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनके साथ जरा सा बैड लक ये भी है कि उन्होंने बड़े क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन आई थिंक अपनी गलतियों की वजह से पहले भी वो एक मैच काफी क्लोज मार्जिन से हारे थे। वो वाकई बैड लक उनका चल रहा है और इसमें वजूहात ये सारी मल्टीपल रीजंस हैं जो आप बता रहे हैं। अब ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? और कल जनाब पॉवल ने जो जबरदस्त परफॉर्म किया उस पर भी मैं आपका एनालिसिस चाहूंगी। देखिए बात ये है कि ये टीम जो है ये टॉप 3 की नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज इनकी बॉलिंग बहुत वीक है पेशावर ज़ल्मी की। और आप ये देखें कि अगर इमाद वसीम ने फैसला किया होता कि नंबर 4 पे खुद आता और जिम्मेदारी लेता चेस की,
तो जब तक वो आया रन रेट 12-13-14 रन पे पहुंच गई थी। अब रह गया पावेल। आई थिंक पावेल ने बहुत आला इनिंग्स खेली है, लेकिन देखिए वेस्ट इंडियंस के पास एक एडवांटेज है वो पावर की है। छोटी बाउंड्रीज हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर अगर आप उसको बॉल बना के देंगे जो कराची ने दी, बिकॉज कराची का बहुत वीक बॉलिंग अटैक है। वो आमिर बहुत अच्छा ओवर किया उसने पहला ओवर। थैंक यू सर, आपने आमिर की तारीफ कर दी। वैसे आप आमिर को इग्नोर कर देंगे अलवी साहब? नहीं देखिए, जो बात सही है वो कहना चाहिए। उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसने बहुत जबरदस्त स्विंग किया, और जिस तरीके से उसने हारिस को और बाबर को विद इन 5 बॉल्स आउट किया, दोनों को LBW करके, उसको क्रेडिट देना चाहिए। ही इज नॉट द ग्रेट बॉलर दैट ही वाज अ फ्यू इयर्स बैक, बट जब से वो इंजरी से वापस आया, उसका पहला मैच था। प्रॉब्लम है बल्बी साहब, हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी चल जाते हैं और कभी बड़ा जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, कभी बिल्कुल लेकिन डाउन होते हैं। लेकिन अलवी साहब, जब बाहर की लीग्स खेलने जाते हैं तो कंसिस्टेंसी भी आ जाती है काफी हद तक। नहीं देखिए, जरा सा ज्यादा दम लगाते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। वहां बाहर जाके जरा दम ज्यादा लगाते हैं कि भाई दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिले। यहाँ तो घर की मुर्गी है ना, पता है कहाँ जाएंगे, हम ही हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पिच कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? नहीं देखिए, पिचेस हैव बीन गुड। कल जरा सी जो पिच थी उसके ऊपर टर्न भी था, जरा सी कट भी हो रही थी गेंद, 200 रन भी बने। So the thing is that no, I think the pitches have been very good, and full credit to PCB for that and the curators. सही। आज के मैच की प्रेडिक्शन आपकी सर? आज के मैच की प्रेडिक्शन पहले ये बताइए हाय क्यों निकला है? अफसोस ये हो रहा है कि कुछ टीमें हैं जिसको हमने बड़ा सपोर्ट किया था, दे नॉट रियली परफॉर्मिंग। सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स का मैच है आज, एंड यू नो बेसिकली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा टीम है, लेकिन फॉर सम रीजन दे जस्ट नॉट फायरिंग। स्पेशली उनका जो बैटिंग ऑर्डर है टॉप 4-5 बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा, हर मैच में कोलैप्स हो रहे हैं। अच्छा, गेंदबाज भी अच्छे हैं उनके, हसनैन इज इन फॉर्म, नसीम शाह है, बट फॉर सम रीजन दे जस्ट नॉट परफॉर्मिंग। तो जरा अफसोस हो रहा है। लेकिन ये है कि लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, so I think right now they're the hot favorites to win tonight. अच्छा, वैसे ये है अलवी साहब के, जिस तरह ये हमारे मुल्क में ज़बरदस्त ये इवेंट हो रहा है, अल्लाह करे ऐसे ही हर साल ये होता रहे। इसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ग्रूमिंग का भी काफ़ी मौका मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के, और दूसरा अब हमारी जो नेशनल टीम है उसकी जो मैनेजमेंट है उसको भी एक बेहतर मौका मिल रहा है कि परख सके कौन किस तरह का खेल रहा है और किसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, मिल रहा है, क्योंकि हारून रशीद भी ऑलमोस्ट हर मैच में हर ग्राउंड के ऊपर मौजूद रहे हैं जब भी किसी एक शहर में बैठे हुए हैं। कल यासिर हमीद भी था जो कि सेलेक्टर का पैनल है, तो ये तो अच्छी बात है कि देर एट द ग्राउंड, देर वाचिंग द मैचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशनल सिलेक्शन पॉलिसी जब तक 100% मेरिट पे नहीं होगी और उसमें जरा सा कुछ प्लेयरों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, हर बोर्ड आता है उसके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ एजेंडाज होते हैं, उसमें ये यंगस्टर्स मारे जाते हैं ग्रूमिंग के लिहाज से। तो क्योंकि जब वो दूसरा बोर्ड आता है वो उसकी कोई और पॉलिसी होती है। तो हमारे यहाँ ये है कि इमर्जिंग प्लेयर को लेके फिर उसको, आप जैसे साइम अयूब का ही मैं जिक्र करूं या तैयब ताहिर, इनको एक मेंटोर चाहिए पूरा साल, और इनको एक कंसिस्टेंट एडवाइस चाहिए। वरना देखें जैसे हैदर अली वेंट डाउन द रोड, मुझे लगता है कोई उसको मेंटोर नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, एंड इसी तरह वी लूज अ लॉट ऑफ गुड यंगस्टर्स। तो बहुत जरूरी है कि जब आप यंगस्टर परफॉर्म करें, you attach a mentor to him for the whole year. बिल्कुल आपने सही फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी जबरदस्त आपसे गुफ्तगू हुई है PSL के सेवन पे। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, आप कुछ तला बात करते हैं इस बढ़ती महंगाई की जिसके हाथों आम आदमी परेशान है। वही किचन का निजाम चलाने वाली खवातीन भी महंगाई से काफी मुतासिर। आप तो किचन का निजाम नहीं चलाती ना? बिल्कुल चलाती हूँ, मैं क्यों नहीं चलाती। अल्हम्दुलिल्लाह। वो टिकटॉक पे इतना एक्टिव रहती है, मैं समझता पूरा दिन आप गाने बना रही हैं। मेरी सॉरी टू से, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। आटा, चावल, घी और गोश्त की बढ़ती कीमतों के बाद ये तलहा के साथ नाज़रीन मैं फिर से आपको बता दूं कि चलता रहता है। हम लोग बहुत पुराने कोलीग्स हैं तो आपस में ये मस्ती चलती रहती है, फिर ही मज़ा आता है। आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। माहाना बजट की हम बात करें तो पूरा महीना एडजस्ट करना इस वक्त इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ग्रॉसरी जब करने आप जाते हैं वाइफ के साथ
यकीनन आपकी भी हकीकत ये है सरिश, हकीकत ये है कि एक ज़माना था कि ग्रोसरीज करने जाते थे, अब वो ज़माना आ गया है कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है बस ये मंगवा लेते हैं। ये ग्रोसरीज करने गए तो जो लोग लेट से पहले 15-20 हज़ार ग्रोसरीज करते थे, अब उनका बिल आ रहा है 40-50 हज़ार, जो उनके बजट उनको अलाउ नहीं कर रहा। तो फिर वो क्या करते हैं, रोजाना की बुनियादों पर 2-2, 3-3 चीजें मंगवाओ ताकि गाड़ी चलती रहे, गाड़ी बंद ना हो, पहिया चलता रहे किचन का। अच्छा, अब ये बचत करनी कैसे है? एक तो तल्ला ने तरीका बता दिया कि आप जब किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं जहां एक छत तले सब कुछ होता है, वहां मत जाएं। वहां पर ये होता है कि जो चीज नहीं भी चाहिए, आपका दिल चाहा आपने ट्रॉली में डाल दी, फिर जब बिल पे करने गए तो क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है फिर आप अलग परेशान हो जाते हैं। तो अपने आप को इस परेशानी से बचाएं। मेहमान नाराज हो रही हैं, कह रही है इतनी देर से अपनी तकरीर कर रहे हैं, मुझे इंट्रोड्यूस करा नहीं रहे हैं। आसिम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है, माहिर शेफ हैं, और ये आज हमें तरीका बताएंगी कि बचत आप किस तरह कर सकते हैं, खास तौर पे खवातीन जो किचन में काम करती है, कुकिंग करती हैं। वेलकम टू आवर शो समिया, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो टिप्स कि किस तरह हम डेली बेसिस रिवील योर सीक्रेट्स। बताइए सबसे क्या पहले ये कि वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी। थैंक यू सो मच। तो बात यह है कि एक्चुअली कोई सरप्राइज़ नहीं है कि आजकल के टाइम्स बहुत मुश्किल आ रहे हैं। ग्रोसरी करना, आप लोग सही कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग करने जाते हैं और हमारे बिल जो है कम से कम 2 गुना तो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम लोग जो है इम्पल्सिव शॉपर्स बहुत हैं, तो हम लोग जब कहीं जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारा दिल बहुत चाहता है, लेकिन पॉकेट जो है आजकल बहुत टाइट हुई हुई है। तो उसके लिए कुछ तरीका ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है वीकली के हिसाब से शॉपिंग करें, जो जो चीज़ें चाहिए जितनी चाहिए उतनी करें। फ्रिज में लंबे लंबे अरसे तक रखी रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर से कराची के अंदर गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी की वजह से चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग फ्रिज में रखे रखे चीज़ें सड़ जाएं और फिर उसको हम लोग इवेंचुअली फेंकेंगे ही, जो हमारे लिए एक लिहाज से वेस्टेज भी है और साथ में हमारे लिए मनी का भी एक इशू आता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही इस्तेमाल करें, उतनी ही परचेज़ करें। जब वो ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली उसको टॉप अप कर लिया जाए। सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, रेसिपीज़ भी ऐसी होती हैं जिनमें आप कम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स उसमें कम डलते हैं, लेकिन आज कुकिंग ऑयल आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, तो जाहिर है पानी से तो खाना पकेगा नहीं, खाना कुकिंग ऑयल से पकेगा। और अच्छा चलो मजे की बात है, अगर खाना उबालना चाहे तो पानी से ही पक सकता है, और सेहतमंद उबला हुआ खाना खाइए, ज़्यादा अच्छा है। स्टीम वेजिटेबल्स खाएं जनाब आप। अच्छा, मजे की बात एक और भी है जनाब कि पहले हम देखते थे कि मटन और बीफ काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था, चिकन उसकी निस्बत सस्ती थी। अब चिकन महंगी है, उससे सस्ता बीफ और मटन लगता है, तो लोगों को आदत पड़ चुकी है चिकन मंचूरियन बना लो, चिकन स्टू बना लो, चिकन कढ़ाई बना लो। हाँ, अब वो चिकन जो एडिक्ट हो चुके हैं उसके, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि सब्जियां तो हमारे हलक से उतरती नहीं है, चिकन हो गई है महंगी, घर में है 6 लोग, अब हमें खाना किस तरह से है। तो अब उनके लिए आपके पास रेसिपीज़ क्या है, उन्हें करना क्या है? मतलब वो चीज़ें बताएं जो कि हैं भी मज़े की और आपको वो क्रेविंग भी नहीं होगी और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी। डेफिनेटली कुछ रेसिपीज़ हैं ऐसी, जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल अब जैसे हमें चिकन बहुत पसंद है, ये बात सच है, तो हम लोग ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फिर भी हम लोग ये कर सकते हैं कि कभी कभार बीफ मंगवा लिया, कभी कभार मटन के साथ हमने गो थ्रू कर लिया। वेजिटेबल्स हम लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मतलब की नहीं बनती। हम लोग उसको वही समझते हैं आज तक कि सब्जियां जो हैं वो बहुत ही ब्लैंड होती हैं, हमें फ्लेवर नहीं देती, मज़ा नहीं आता, पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो सिर्फ चिकन के साथ। तो हम लोग अभी हल्के हल्के से ट्रांजिशन करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग वेजिटेबल रिच चिकन डिशेस भी बना लें, जिसके अंदर चिकन की क्वांटिटी रिलेटिवली थोड़ी कम जाएगी। जैसे चिकन कढ़ाई में सिर्फ ज़्यादा चिकन ही होती है, तो वी कैन शिफ्ट टू अ लिटिल बिट ऑफ फॉर एग्जांपल चाइनीज़, जिसके अंदर एक वेल बैलेंस्ड चिकन भी होती है, प्रोटीन एंड अ गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एज वेल, और वो टेस्ट में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो वी कैन शुरू में हल्के हल्के से हम लोग इस टाइप के चेंजेस फ्यूजन्स कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली हम हफ्ते में कुछ ना कुछ 1 या 2 दिन जो है दाल भी ट्राई करनी चाहिए, हमें मटन ट्राई कर सकते हैं, बीफ कर सकते हैं, और एक ना एक दिन ज़रूर होना चाहिए इस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी भी ट्राई करें। अच्छा, वैसे मेरी नज़र में मेरी तरफ से एक मशवरा है आपको, अगर आप उसको माने, फ्री में मशवरा है और बिन मांगे मशवरा है जनाब, वो ये है कि आपको, अब आजकल मैं देख रही हूँ कि हम लोग एक्सरसाइज, वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस यूथ में आ चुकी है, मैं बड़े ऐसे यंगस्टर्स देख रही हूँ जो अच्छे खासे हेल्दी थे, डेली बिरयानी खाते थे, लेकिन अब वो डाइट के साथ एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर रहे हैं, और जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज वो कर नहीं पाते, बच्चों की वजह से, जॉब की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, उनके लिए मशवरा बहुत मुफीद है। आप फ़िश अपनी डाइट में शामिल करें। वो फ़िश चिकन से और मटन से कदरे सस्ती भी है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी उसकी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा,
आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा। तो ये मछली अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो आपको अपनी डेली जो मील्स है उसमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये मेरा मशवरा है आपको। लेकिन क्योंकि सैरिश माशाल्लाह से इतनी अक्लमंद है, मशवरा इन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं काफ़ी हद तक इनसे एग्री करूँगा। लेकिन वो कौन सी मछली है जो मुर्गी से सस्ती है? सस्ती है। कौन सी है? नाम मैं तो आपको बताती हूँ। हाँ, मैं आपको बताती हूँ जो चिकन है वो इस वक्त तकरीबन 750-800 रुपया किलो तक जा चुकी है। फिशेस की इतनी सारी इकसाम है और वैसे तला मुझे इंग्लिश में वाली का नाम लेना, प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं मुझे कुछ। कौन सी सस्ती वाली? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो दंदिया। दंदिया, अच्छा मुझे ये दंदिया आप नहीं खाते। देखो जो बर्गर लोग हैं ना वो दंदिया वंदिया नहीं खाते, वो खाते हैं सुरमाई, पापलेट, आपका हीरा। रहू भी इतनी महंगी नहीं है तला, 400-500 रुपए किलो है, इसलिए चिकन से तो सस्ती है ना। आप रहू खा लें। और आपने कौन, हाँ हीरा मछली 400 रुपए किलो है। हीरा कितने की है? 400 रुपए किलो। ओ भाई मैं 2 दिन पहले 1200 रुपए किलो लेकर आया हूँ। छोड़ दे इनकी बातें, छोड़ दे इनकी बातें। अच्छा चलिए खैर छोड़े, सामने बताएं मैंने जो मशवरा दिया आप उसको किस तरह देख रही हैं। अच्छा और दूसरा एक सवाल इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ। लोगों ने एयर फ्रायर खरीद लिए, वो बंद पड़े हुए हैं और वही तल तल के खा रहे हैं। मौसम बड़ा ठंडा है, अभी मजे का है, भूख बहुत लगती है, तो ये फ्राई कर लो, कबाब फ्राई कर लो। ये एयर फ्रायर फिर मतलब बेकार है या फिर है काम की चीज़? नहीं, डेफिनेटली काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे आपने खुद भी कहा था कि ऑयल आजकल काफ़ी महंगा हो गया है। तो एयर फ्रायर में एक बहुत ही कम क्वांटिटी जाती है ऑयल की, क्योंकि वो बेसिकली हीट के साथ जो हवा होती है, एयर फ्रायर्स को तभी कहते हैं, उसके साथ पकाया जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। प्लस एक्सरसाइज जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस को हमें नीचे नहीं देखना चाहिए। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी एपेटाइट कंट्रोल भी होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है एंड आपको भूख कम लगती है, तो यू एंड अप ईटिंग अ लिटिल बिट लेस। अच्छा मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं एक स्टीमर भी खरीदूँ, क्योंकि मुझे मैंने एक स्टीमर बड़ा ज़बरदस्त देखा भी है। सब्जियों को स्टीम करें, एयर फ्रायर यूज़ करें, डीप फ्राइंग से जान छुड़ाएं। अल्लाह का वास्ता है, ये जो ब्रोस्ट आप खाते हैं ना, ऐसे रश लगा होता है जनाब ब्रोस्ट की जगहों पे, और वहाँ पे बैठे लोग वो कॉल स्लो के साथ और सॉसेस के साथ उड़ा रहे होते हैं। ये जहर है, अपनी सेहत के साथ मत खेलें। पता नहीं कब की फ्रीज चिकन होती है जो मैरिनेट करके रखी होती है, उसको पुराने ऑयल में वो फ्राई करके आपको दे देते हैं और आप ऐसे मज़े से खाते हैं। बच्चों के लिए भी ले आते हैं, उनको भी लगा दिया आपने, तो इससे बचें। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, घर में इतनी मज़े की सॉस बनेगी। फ्रेश खाएं, फिश के साथ खाएं, चिकन भी आप लें, मटन भी लें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। क्या ख्याल है ताला? मैं यहाँ पे सैरिश के हस्बैंड जुहेब को सारा क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने सैरिश को इतना सुघड़ बना दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें वो कर रही है। लेकिन बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन, सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। यकीनन मैं यहाँ पे क्रेडिट जुहेब को देना चाहूंगा, उन्हें सलाम पेश करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना कुछ सैरिश को सिखा दिया है और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये घर पर भी इन सारी बातों पर अमल जरूर करती होंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक सबसे अच्छी बात नाज़रीन ये है कि हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। अच्छा अपने घर की बातें छोड़े, गेस्ट की बात करें ना यार, गेस्ट बैठी हुई है बराबर में। घर की बात खुद ही शुरू करते हैं, मुझे कहते हैं बताएं भी मत। आपकी डाइट क्या है सर? व्हाट डाइट डू यू फॉलो? इट डिपेंड्स एक्चुअली। आई एम जो अ भी फैन आपने खा लेती हूँ। नहीं आता तो है नहीं एक्चुअली, दैट्स द थिंग ना, आप खुद बनाना पड़ता है। तो यू हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। हफ्ते में ये होता है कि आप यू कांट हैव चिकन एवरी सिंगल डे, तो चिकन और बीफ ऑल्टरनेट हो जाता है। वेजिटेबल्स डेफिनेटली एक हफ्ते में ज़रूर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेजिटेबल्स पर्सनली, देयर आर सर्टन काइंड्स आई लाइक। हर किस्म की मुझे नहीं पसंद, लेकिन तब भी मैं उनको कोशिश करती हूँ ताकि। कौन सी नहीं पसंद? कौन सी नहीं पसंद, ये अच्छा सवाल है। Of course आप बोलेंगी करेले। अच्छा मैं बताती हूँ मुझे कौन सी नहीं पसंद, लेकिन अपेरेंटली मुझे कीमा करेला फिर भी पसंद है, तो मैं उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके खा लेती हूँ। मुंगरे एक सब्जी है जो पता नहीं उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो दैट, तो मुझे बहुत बुरी लगती है। उसकी स्मेल जब वो पकड़ी होती है घर में इतनी फैल जाती है कि वो उसी से फिर खाने को दिल नहीं चाहता। लेकिन सब्जियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सारी गोश्त में बनी हूँ। देखा ये चीज। और लाहौरी आपको पता है खाने पीने के शौकीन। चलो आपको क्या पसंद है आप भी बता दें। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है कि अपने पेट को जानवरों का घर ना बनाओ। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वी शुड नॉट ईट मीट एवरी डे। अगर आपने अपने बजट को भी सही करना है और अपनी जेब का भी ख्याल करना है, गोश्त खाना कम कर दीजिए। टिंडे, लौकी, करेले, तूरी, भिंडी, इससे आप मोहब्बत कीजिए। बैंगन से आप प्यार कीजिए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन गोश्त पकाइए, 6 दिन सब्जी पकाइए, आपका बजट काफी कंट्रोल हो जाएगा। और तेल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, उससे भी, क्योंकि तेल इस वक्त 600-700 रुपए लीटर है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता कि हमारे मुल्क में वो सब्जियां, वो सारे फल सस्ते होते जिनके फवायद बहुत है, लेकिन यहाँ मिलते बहुत महंगे और लोग खा नहीं पाते। मैं बेरीज की बात कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आवाकाडो की बात कर रही हूँ जो मैं देखती हूँ कि बहुत महंगा। खैर
जनाब ये सारी सिचुएशन है। अब ओवरसीज़ की जैसे कि मैंने बात की, जो मज़े से ये सब खाते हैं और उन्हें तिहाई सस्ता मिलता है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ बैठे पाकिस्तानियों को आप किस तरह देख रहे हैं भाई। इस वक्त IPC के जनाब सदर हैं, हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं अमजद साहब, उनसे बात करते हैं। अमजद साहब, किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान में ये जो मामलात मुआशी तौर पर चल रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, यकीनन आप लोगों का दिल दुखता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, जाहिर है कि ओवरसीज में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उस पे उन सबको पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बहुत ज्यादा तशवीश है। और चूंकि यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा अवेयर हैं पॉलिटिकली, उनमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, नॉलेजेबल है, हाईली एजुकेटेड है, तो उन सबको पता है कि एक खास मकसद के तहत पाकिस्तान में जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई जा रही थी पिछले 2-3 साल से। और एक तरह से जो है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, माशी बहरान आता है, माशी बहरान होता है, आपके पास से पैसा निकल जाता है, गुर्बत छा जाती है, आप जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोविड और ये जो यूक्रेन वॉर और इन सब वजह से बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ी है, लेकिन उसका जो समय ज्यादा जो है एक लिमिट है वो 10 to 12 to 13% है। पाकिस्तान में जो है इस वक्त मोर देन 30 to 40% जो है इन्फ्लेशन है। महंगाई ने जो है लोगों की कमर तोड़ दी है, सबको पता है। देखिए, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होती जाएगी, आपके पास इकोनॉमिकल वैसे अमजद साहब, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है अभी पिछले दौरे हुकूमत में, तो हमने बहुत ही सुना है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है। बाहर क्या सिचुएशन आप लोग देखते हैं? देखिए, महंगाई का जो रेशो है दुनिया भर में बढ़ा, ये बिल्कुल सही बात है। और खासतौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा और मिडिल ईस्ट के जितने भी लोग हैं, उनको पता चलता है कि महंगाई हो गई है। और बहुत सारे लोग जो एक समझने के मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको तो अपना बजटिंग करने में इस वक्त भी जो है ना काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इनके पास जो है ना सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट मिल जाती है गवर्नमेंट से, लोगों को रिलीफ मिल जाता है, लोगों को एक इनकम सपोर्ट और हाउसिंग बेनिफिट के मतलब काफी जो है ग्रांट मिल जाती है, जिसकी वजह से उन पे इतना ग्रांट नहीं गुजरता। लेकिन पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट जो है ना एक आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं देती है। एक मजदूर हो गया, एक वर्किंग क्लास पेशेंट क्लास इंसान हो गया जो कि 50, 60, 70, 80 हजार रुपये कमा रहा है, वो अपना बजट कैसे मैनेज करेगा जबकि पेट्रोल इतना महंगा है, बिल इतना अमजद साहब, इस साल इलेक्शन में आप लोग वोट दे पाएंगे? कुछ उम्मीद है आपको? लेकिन वोट देने का राइट तो अब पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानियों को है, जो कि ओवरसीज इंटरनेशनल लॉ है। हम ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, इसका मतलब कि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानियों की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए और हमें वोटिंग का राइट देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एक पाकिस्तान में 5-6 डिफरेंट किस्म के जो इदारे जो है वो मिलकर जो है इस जो इंटरनेशनली जो ओवरसीज हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज, उनके इस राइट से महरूम करना चाहते हैं। खुसूसन आप ये देखें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां एक्सेप्ट PTI, ये लोग चाहती नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे तो भेजें और पाकिस्तान की जो है एक इकोनॉमिक उसमें अपना कंट्रीब्यूशन तो करें। सही, अच्छा कंट्रीब्यूशन करें। मुझे ये बताइएगा अमजद साहब, अभी क्या आप मतलब पल्स देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी में? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि बड़ा उनके अंदर एक जोश था कि नहीं हम लोग करेंगे अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ, रिमिटेंसेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान आ रहे थे। अभी जो गवर्नेंस है जिस तरीके की मुल्क में हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं इस हुकूमत को लेके? देखिए, मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान जवाब देता हूँ। इस वक्त जो है जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम ने ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत लाइटली लिया है। इवन में यूके में जो है 100-150 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मिलियनर नहीं बल्कि बिलियनर्स की उसमें जिसमें बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और यूके की बड़ी बड़ी जो आप समझे कि एक कंपनीज के जो ना मालिक हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन पाकिस्तानी इकोनॉमी। मसला सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ से अपना पैसा पाकिस्तान लेके जाते हैं, वो उन्होंने इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, ये हालात की वजह से वो अपना पैसा पाकिस्तान से वापस लेके आ रहे हैं। देखें ना, वो तो आप ये देखें कि हमारा पाउंड जो है दिन ब दिन जो है महंगा हो रहा है, पाकिस्तान रुपये डिक्लाइन हो रहा है, तो वो तो समझ जो मेरा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में था वो तो डूब गया।
बजाय इसके मजीद डूब जाए, वो अपना पैसा वापस लेके आ रहे हैं। आपको बड़े अफसोस की बात है, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर डायरेक्शन में जाएं, चीज़ें पहले से बेहतर हों, और वो ट्रस्ट जो कि मिस ट्रस्ट में बदल चुका है वो एतमाद फिर से कॉन्फिडेंस बहाल हो और चीज़ें बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो सिचुएशन है पाकिस्तानी जो सोच रहे हैं उस पर आपने अपनी राय का इजहार किया। समिया, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए, थैंक यू सो वेरी मच। और यकीनन आज इंपॉर्टेंट डे इसलिए सैरिश क्योंकि आज स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा। मरकजी शरह सूद को बताया जा रहा है कि 17 से 19% किया जाएगा, 2% बढ़ा दिया जाएगा, 200 बेसिस पॉइंट्स। यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा होगा, IMF के कहने पे किया जा रहा है। इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। कर्जे लेने का तो भूल जाएं आप, इस पे मजीद डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत कदर नहीं, ये लाइन बड़ी पुरानी है, 100,000 मरतबा हर कोई सुन चुका है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उनको कदर दिलवाएं, उनको प्लेटफॉर्म दे। हमारा अपना प्लेटफॉर्म तमाम पाकिस्तान के आर्टिस्ट के लिए, एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए ओपन है, अवेलेबल है कि उनको हम प्रमोट करें। और ऐसे एक आर्टिस्ट कहते हैं ना, जतोई जतोई होता है, किसी से कम नहीं होता। सैरिश, आप लोग जतोइयों को बड़ा कम समझते हैं, आपको बताना जरूरी है कि जतोई हर मैदान में आगे है। और अगर हम बात करें किसी आर्टिस्ट की, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद है जिनका नाम है मकबूल जतोई, जिन्होंने बनाए हैं बड़े खूबसूरत किस्म के फन पारे। अच्छा, ये बॉल पेन से बनाए हुए हैं, और इन्होंने ज्यादातर जो सैलाब में सूरत हाल पैदा हुई, हमें याद रखना चाहिए 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए थे सैलाब से। बड़े कहते हैं नफासत के साथ ये बनाए गए हैं। लेट्स चेंज, आप देख सकते हैं वो लोग पहले लाइन में खड़े हुए थे, इसके अंदर औरतें हैं बच्चों के साथ जो मुंतजर हैं इमदाद की, जिनकी कोई मदद करे आके। ये वो लोग हैं जो अगेन लाइन में खड़े हुए हैं राशन की इमदाद के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए। इनको PSL में भी शोकेस किया गया है, बड़ी तारीफ की गई है। ये आटे का बैग रिसीव करते हुए यकीनन बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है, आर्ट पीसेज हैं, और हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये और कामयाब हों और बड़ी बड़ी मंजिलें अचीव करें। मकबूल, वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे शौक पड़ा, किस तरह यहाँ तक पहुँचे हो जो आज? सर, मेरे को शौक तो बचपन से था, लेकिन बस कुछ ऐसे वसाइल वगैरह नहीं थे। कोई गांव में रहते थे तो कोई सिटी हमारा कोई कम था, तो इसी वजह से बस बाहर नहीं निकल पा सकते थे ना। तो सक्खर में ही पैदा हुए? जी, सक्खर गांव है हमारा, बब्बालों में एक छोटा सा गांव है, उधर ही कच्चे के इलाके। तो गांव में आपने ऐसा आर्ट बनाना कैसे सीखा? सर, असल में हम तो गांव में रहते, तो उधर सैलाब वगैरह आते रहते हैं ना हमारे पास। सैलाब तो 10 साल अभी हमने देखा, बड़ा सैलाब था, और 15 में आया वो भी देखा, अभी जो आया बेसिकली करीबी कोई 22-21 में वो भी देखा, 22 में। तो मैंने सोचा तो इस पे काम करना है मेरे को, सैलाब पे ना। तो लोगों की जो मैं सूरत था, पहले तो काम नहीं किया था, फिर मैंने जैसे मानसून की बारिशें वगैरह भी हुई और अर्बन में देखा तो लोगों को परेशानी हुई जिस तरह से, मैंने कहा फिर इस पे काम करना है मेरे को। फिर मैंने इस तरह का काम बॉल पेन से बनाना, ये एक बड़ा मुनफरिद तरीका है बनाने का, इसका शौक कैसे आया? मैं बस पहले तो मैंने गुर्बत थी, सिर्फ बॉल पेन था, तो आपने कहा इसी से बनाना शुरू करो। जी, बिल्कुल इस पे काम किया मैंने। और बाल पेन पहले मैंने चारकोल पे भी काम किया था, लेकिन फिर मैंने कहा तो बॉल पेन पे भी ट्राई करके देखूं। फिर आगे भी मेरा है तो कोई मीडियम चेक। एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? पेंटिंग आप नहीं बोल सकती सैरिश, पहले तो आर्ट वर्क है ये, मतलब इस आर्ट को बनाने में, इस शाहकार को बनाने में आपको कितना टाइम लगा? आप देख सकते हैं बॉल पेन की निब वगैरह होती है, बिल्कुल लेजी काम होता है ना इसका। तो जैसे आप ऑयल पेन में बनाएंगे तो वो तकरीबन 2 दिन में भी बन जाएगा, लेकिन ये छोटी है तो 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन मेरे को। 3 से 4 दिन। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह के PSL में भी इसकी पजीराई हुई है, जी, उनसे आपका राब्ता कैसे हुआ? किस तरह आपको मौका मिला कि वहाँ आपके इस आर्ट को पेश किया जाए और लोग उसको सराहें? असल में सिफारिश किया, मेरिट पे हुआ? मेरा मेरिट पे सर। अल्लाह का शुक्र सर। जब आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह मौका देता है। तो फिर मैं गांव में था तो बाहर भी नहीं निकल सकता था। फिर मैंने किसी को काम दिखाया तो उसने अपने ट्विटर पे रखा ना,
काम, तो इसी वजह से फिर मेरे को ट्विटर की सोशल मीडिया जिंदाबाद बिल्कुल से, तो उससे मेरे सपोर्ट हुई। फिर PSL वालों ने इस वक्त आपको क्या सपोर्ट चाहिए मकबूल? इस वक्त आपको क्या मदद चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट तो सर अभी कुछ पहले आते हैं, जैसे सिटी में कराची में आए तो परेशानी हो रही है सर अभी तो बहुत सारी। कुछ टाइम जैसे PSL वालों ने भी हमारे को इनवाइट किया, फिर कुछ उन्होंने तो मदद की उन्होंने? जी मदद की है सर उन्होंने। अल्लाह का शुक्र। तो फिर मेरा और भी हौसला बढ़ गया है और काम करने का, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आगे भी अभी कर रहे हैं आप काम? जी काम और भी। अब आपका फोकस जो आर्ट पीसेस हैं आपने इनको बेचने की कोशिश की है? कहीं इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं? को पेज, को फेसबुक, को वेबसाइट? जी सर, अभी कराची गैलरीज वगैरह हैं इधर के डिफेंस में ना, उधर मैं काम देता हूँ, कुछ सेल भी हुआ है, तो और भी काम कर रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन भी भेज रहा हूँ लाहौर वगैरह। ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आटे का थैला वसूल करने के लिए लोग हाथ फैलाए खड़े हैं। बताएंगे कुछ याद है आपके दिल में जो आप शेयर करना चाहें इस तस्वीर से जुड़ी? हाँ सर, ये तो लोगों को बस ये इधर ना तो बहुत सारा वो भीख पे मेरे, जैसे आपने जब ये मंजर देखा होगा, जी जाहिर है वही आपके जहन में होगा, या फिर आपने किसी तस्वीर को देख के इसको इस आर्ट वर्क को तैयार किया है? कुछ मैंने इसमें तस्वीर से निकाल के वो किया, कुछ अपने माइंड से मैंने किया है। कितने में बेचेंगे आप ऐसी आर्ट वर्क? ये मैंने तो तकरीबन 25 में भेजी थी पहले, कुछ इसी साइज में 25,000 में। जी 25,000 में। अभी तो थोड़ा मेरा वो है PSL की वजह से अब रेट बढ़ेगा थोड़ा, अल्लाह का शुक्र है। अभी बॉल वालों ने इनवाइट किया तो इसी वजह से मैंने कहा 50,000 मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश है। अच्छा, आपके जहन में अभी जो आप बता रहे हैं कि अभी भी आप काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, अब आपका फोकस किस पे है, क्या तैयार कर रहे हैं आप? इसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कुछ मीडियम भी चेंज करूँ, साइज भी बढ़ाऊँ मैं इस चीज़ से। फोकस ये सैलाब मुतासिर कुछ इसमें जो PSL ने बोला नहीं क्रिकेट के ऊपर आके एक बना दो हमें? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, वैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? तीसरी शादी करेंगे? चलो, आपकी ख्वाहिश रहेगी, आप रुक जाएं। उनकी मुस्कुराहट भी देखो, चेहरे से मत मतलब ये तला अपने दिल का सवाल किसी और पर रखकर करते हैं कि कोई इनसे भी पूछे। मेरी तीसरी कैसे? दूसरी की ख्वाहिश है, मुझे पता है। अच्छा, अब आप बताइएगा कि आपके जहन में क्या प्लान्स है? किसके बारे में? ये अपने काम को लेके, मतलब क्या करना है अगला स्टेप? अगला तो मैं कह रहा हूँ तो ये इसी को आगे बढ़ाना है, लेकिन बड़ी साइज के बनाने हैं। बड़ी साइज बनाना और कलर्स में आना है, थोड़ा ब्लड वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इतना नहीं है कि आपका जो अभी सिचुएशन जो है, इसमें आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं कि आपकी क्या मदद करें? मदद तो गवर्नमेंट की इस लोग कहते हैं ना, तो इसका कोई पाकिस्तान में कोई भी इसका फ्यूचर वगैरह नहीं है। फ्यूचर तो आप देखते हैं तो कोई सिगरेट का पोपा होता है ना, सिगरेट का जो होता था, उसका भी पाकिस्तान में हर चीज़ का माना कोई है, वैल्यू है, लेकिन सपोर्ट वगैरह। वैसे आपको इसमें एक मशवरा भी दूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरह का आर्ट सीखना भी चाहते हैं, तो आप इस तरह की स्केचिंग, राइट, सोशल मीडिया का दौर है, आप सिखा भी सकते हैं। अभी भी सोशल मीडिया के जरिए पजीराई मिली है। मकबूल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मैं आप यही मशवरा देंगे कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए, पेज बनाइए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, अपना आर्ट उस पर डालते रहिए, क्लासेस दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, आगे लोगों को सिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया मकबूल, हमारे शो पर आए, और यकीनन बड़े टैलेंटेड है मकबूल जतोई, और इनका आर्ट यकीनन कदरदान, अगर इस कदरदान की नज़र से आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है इसके अंदर। एक और मेहनती हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर स्टूडियो में, तो जरा मिलवाएं फिर आप। तनसाज हैं वो, बॉडी बिल्डर। ओ मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने उनके लिए हेडलाइंस में लिखा था कि वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओह माय गॉड, दिस इज द डायलॉग। ये तो कोई बड़ी फिल्म का डायलॉग है, ये तो रात को या तो प्रोड्यूसर साहब ने देखी है, बात ये कि ये बचपन से ही शौक था इन्हें, और कौन सा ऐसा टाइटल है जो इन्होंने नहीं लिया, मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान, और अब यकीनी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका ख्याल होगा कि ये जाएं और जाकर अपनी स्तन साजी का मुजाहरा करें। तो तला चलते हैं उनके पास, उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आगे अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हाफिज खालिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, हमने तो ये कह दिया है कि जहां आप खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, आपको कैसी मतलब अप्रिसिएशन मिल रही है, क्या बताएंगे अपने सफ़र के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया, बॉल टीम सारी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस कि आप लोगों ने इस हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट किया और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अपने जर्नी के बारे में बताइए हाफिज साहब, आप किस तरह इस मकाम तक पहुंचे हैं, क्या रुकावटें थी, क्या मसाइल थे, किस तरह आपने मुकाबला किया?
सर जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में अपनी बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया था और 2007 में मिस्टर लाहौर डिवीजन गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था मैं। उसके बाद फिर मैं 2009 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए यूएसए चला गया और मैंने मियामी फ्लोरिडा में कंपटीशन वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद मैं 2021 में मिस्टर पंजाब हुआ, फिर उसके बाद मैं 2022 में मास्टर मिस्टर पाकिस्तान हुआ। और डेफिनेट सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी और मेरी बड़ी हेल्प हुई। मैंने मेहनत कम की लेकिन अल्लाह ताला ने रहमत ज़्यादा की तो मुझे कामयाबी हुई। इसमें मेरे जो टीचर्स तो हैं हाफिज साहब मुझे एक बात बताइएगा, वैसे तो बड़े मेरे ज़हन में बड़ा मज़े का एक सवाल आपके लिए आ रहा है कि आप माशाल्लाह मिस्टर लाहौर मिस्टर पंजाब और खूब आपने बॉडी बनाई हुई है, मोहल्ले वाले सारे डरते होंगे कि अगर पंगा लिया तो मार पड़ जाएगी ऐसा होता है? मुझसे कोई भी नहीं डरता नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ये शौक़ था और मैंने अपना शौक़ को पूरा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले वाले सारे मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो डरते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा डाउट है कि डरते होंगे अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपने सवाल नहीं तलहा जी तो ये मुझे ही पूछने दे। मलिक साहब शादियां कितनी की आपने? शादी ये तलहा की एक ऐसी ख्वाहिश है सर जी, मैं कहता हूँ एक हो नेक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी एक ही है सर और बड़ी नेक है सर, आगे कोई ख्वाहिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ख्वाहिश इनकी है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ सीखे इनसे। एक आजकल के इस महंगाई के दौर में ना हाफिज साहब एक पे इत्तफाक करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अल्लाह की रहमत हुई और मैं यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आपकी बॉडी को देख के लग रहा है कि आपने मेहनत भी काफी की होगी। कितनी एक्सरसाइज आप डेली बेसिस नजर उतारिएगा, हम सहरे से बॉडी इस तरह देखती है तो नजर लग जाती, नजर उतारिएगा अपनी आज माशाल्लाह भी मैं कह देती हूं सर। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, मोहब्बत से देखने वालों की नजर नहीं लगती। और सर मैं डेली मैम 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ अपना सुबह मॉर्निंग में। मैम मैं कहता हूँ कि अगर जब आप सूरज को जगाएंगे ना तो आप हमेशा फिट रहेंगे, जब सूरज हमें जगाएगा तो हम कभी फिट नहीं रह सकते। जबरदस्त बात। और फिटनेस के लिए मैं थोड़ी सी आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप 10,000 कदम आप डेली चलते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आपकी नींद जो है वो 8 घंटे की पूरी है तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। मैम 24 घंटों में अगर 23 घंटे हमारे अपने हैं और 23 घंटों में 1 घंटा जो है सिर्फ हम अगर अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ कि इंसान को फिर मर जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है जीने का। बड़ी आपने अच्छी बात है कि देखिए आज हमारे इसमें छोटी सी चीज और आप ऐड करें, क्योंकि हमारे पास जितने भी मेहमान तनसाज आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं, मैं उनसे ये सवाल जरूर करती हूँ ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी गाइडेंस मिले। हम लोग इतना ज्यादा सप्लीमेंट्स में जा चुके हैं कि खाओ पियो कुछ ना, जिम करके आओ और शेक बना के प्रोटीन का पी लो तो आपकी बॉडी बन जाएगी। उबले अंडे खाओ, कीमा खाओ, रोटी चावल छोड़ दो। मुझे अपनी डाइट प्लान तो बताएं कि आप खाते क्या हैं? अच्छा ये बड़ा अच्छा आपने जरूरी सवाल पूछा। मैं भी आपकी तरफ सिर्फ आना चाह रहा था हाफिज साहब कि लोग समझते हैं कि बॉडी बिल्डर्स को सिर्फ वेट्स उठाना आते हैं, पर एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज आधी गेम होती है, बाकी 50% डाइट होती है। और इस महंगाई के दौर में एक बिल्डर के लिए अपनी डाइट मेंटेन रखना एक अलग चैलेंज है। आप कुछ हमें डाइट्स के बारे में बताइए, रेकमेंड कीजिए, लोगों को भी कुछ मशवरा दीजिए हाफिज साहब। सर आपकी जो नेचुरल डाइट है वो खाएं, उससे हेल्दी कोई डाइट नहीं है। देखें आज हम रोटी को, मक्खन को, सालन को, इन सब चीज़ों को हम भूल चुके हैं और हम फैंसी डाइटों की तरफ चल पड़े हैं। जबकि फैंसी डाइट जो है फॉर द टाइम बीइंग आपका टारगेट तो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में वो कितनी ज़्यादा होती हैं इस बात का हमें आइडिया भी नहीं है। देखें जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ऊपर कोई चोट लगती है जो हमें नज़र आती है तो हम उसमें मरहम पट्टी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है वो हमें नज़र नहीं आती। हमें नहीं पता हम अपनी बॉडी के साथ क्या प्ले कर रहे हैं, क्या रोल कर रहे हैं, हम उसके साथ कितना उसको हम अंदर से उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सर मैं तो फैंसी डाइट के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। सादी डाइट खाएं, लाइफस्टाइल बेटर करें, कम। सुबह मॉर्निंग में मैम मेरे नाश्ते में 2 क्लब सैंडविच होते हैं, 1 डजन एग होते हैं और 1 कप ऑफ टी। सिंपली मेरा सादा सा नाश्ता है, ज़्यादा को नाश्ता मेरा को फैंसी भी नहीं है। अच्छा आप दोपहर में स्किप करते हैं मील या फिर लेते हैं दोपहर में? नहीं मैम, मैं दिन में ना अपने 6 मील पूरे करता हूँ। नाश्ते के बाद फिर मैं ब्रंच लेता हूँ। ब्रंच में आप जस्ट एक बाउल जो है सीजनल फ्रूट्स जो हैं जितने भी अल्लाह ताला ने अब सीज़न में बनाए हैं वो सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े कट करके एक बाउल भर के खाएं। फिर उसके बाद लंच जो है वो 2-3 बजे आपने करना है तो उसमें एक सूखी चपाती खाएं,
साथ आप फिश ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, कुछ भी ले लें जो आपकी बॉडी में, देखिए 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्ब हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए पूरी। आपका डाइजेशन जो है कभी ख़राब नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हमेशा रहेगा। हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि सुबह ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं कि अपनी मसरूफियत की वजह से, अपनी बिजीनेस की वजह से हम अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं किया तो उसने क्या किया? जब दिन का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ तो मतलब क्या फ़ायदा इस दिन का कि जिसका आगाज़ ही अच्छा नहीं हुआ। तो दिन का आगाज़ अच्छा करने के लिए आज 90% बीमारियां जो हैं वो सिर्फ उनकी मेजर कॉज है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करना। हम बहुत अच्छा भी नाश्ता कर लें तो चाय के साथ रस खा लेंगे, चाय के साथ बिस्किट ले लेंगे, क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है सर, हमें सेहत की कदर नहीं है। देखिए हम टाइम की कदर करते करते सेहत गवा देते हैं। सारी जिंदगी मैम हम पैसा कमाते हैं, सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, सेहत खराब करते हैं और बाद में वही पैसा सेहत के ऊपर लगाते हैं तो सेहत ठीक नहीं। खालिद मलिक साहब, एक और बॉडी फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर एक इशू होता है, वो होता है स्टेरॉइड्स का, सप्लीमेंट्स का। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई चेक करता ही नहीं है कि क्या कौन किसको कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आम लग रहे होते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए? सर बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, ये पढ़ने से ही आएगी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी लेक ऑफ, समझ लें कि स्टडी, लेक ऑफ नॉलेज के हम शिकार हैं, हम लकीर के फ़कीर हैं, लेक ऑफ एजुकेशन के हम समझ लें। देखिए हम लकीर के फ़कीर हैं, हम गोरों को देखते हैं वो जो कर रहे हैं, अच्छा जो ईजीएस्ट वे है वो हमने चुन लिया, हमने उनके इंजेक्शन भी अडॉप्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया। सर ये इंतहाई अनहेल्दी चीज़ है और स्टेरॉइड डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर हेल्थ की कदर जाननी है तो सर सिर्फ आईसीयू में पड़े बंदे से पूछे। बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज साहब, हार्ट स्ट्रोक्स इसी वजह से हो रहे हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, नींद पूरी नहीं करते, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स जगह जगह नज़र आते हैं। अब ये बीमारी इतनी फैल चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं आपको कहूँगी आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि आप जिम में आने वाले हैं यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर गाइड करें और उनको बताएं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और उन्हें क्या करना है। हाफिज खालिद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं मोइन ज़ुबैर की जानिब। मोइन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे, आप जानते हैं जहाँ जहाँ खूबसूरत अदाकाराएँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो मायरा खान हो चाहे कोई और, हर जगह पहुँचे हुए होते हैं। अब जी शरीफ आदमी है, मरियम नूर की सालगिरह थी, अदाकाराएँ मशहूर पहुँच गए उनको विश करने के लिए, क्या बात है भी जरा सुनिए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस मरियम नूर के हमरा। आज उनकी बर्थडे थी, इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की और ड्रामा का जो सेट है उस पर हम मौजूद हैं। एक हाथ मेहंदी है जिसमें ये एक्ट कर रही हैं। देखने वाले ये समझ रहे होंगे शायद इनकी आज शादी है, ऐसा नहीं है। मज़ीद आपसे बात करते हैं, पहले बर्थडे पे बात करें, कितने साल की हो गई हैं? ये सवाल को भी किसी से वो भी इतना पब्लिकली पूछ लेते हैं। मैंने जुर्रत की है। जुर्रत करिए, आपकी जुर्रत का मैं सॉरी सलाम देती हूँ पर इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ, सो सॉरी। अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करना और सेट, आप इस वक्त एक हाथ मेहंदी जो है वो ड्रामा उसमें काम कर रही हैं। पहले अपने इस ड्रामा से मुतल्लिक बताएं, फिर आपसे करियर के बारे में आपके पूछेंगे। ड्रामा भी हमारा बिल्कुल भी शूट स्टार्ट हुआ है, आई थिंक सो इट्स माई 4th or 5th डे ऑन द शूट। और लाहौर में बड़े अरसे बाद काम करने का भी ये इत्तेफाक हुआ है। पहले एक बार भी हुआ था बट समहाउ वो मैं नहीं कर सकी थी, सो अभी ये स्टार्ट किया, इट्स गोइंग गुड सो फार। यहाँ पे लाहौर में काम कम है, अमूमन हम कराची में ही काम करते हैं, बट मैंने सोचा कि चलो लाहौर में भी काम करना चाहिए, तो भी किया है स्टार्ट और अच्छा चल रहा है। अच्छा आपकी करियर का बूम कहाँ से हुआ? ये सवाल शायद लोग और भी लोग जानते होंगे, लेकिन आप महानूर खुद क्या समझती हैं, मरियम खुद क्या समझती हैं कि आपके करियर का बूम कहाँ से था? मैंने जो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ में एक दो प्रोजेक्ट किए थे, वो दोनों की बड़ा अच्छा फीडबैक रहा था। एक मैंने किया था अब देख खुदा क्या करता है, उससे मुझे काफ़ी लोगों का प्यार मिला और उसके बाद बैक टू बैक काम मिलता रहा और अभी मुझे ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं और जिस अच्छा है अभी तक, उसके बाद बहुत अच्छा फीडबैक रहा, आई एम वर्किंग गुड। बट शायद जिसको आप बूम कह रहे हैं, मैं शायद अपने लिहाज से उसके अभी भी इंतज़ार में हूँ। पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है। रिसेंटली जब हमने बाद से सूरत-ए-हाल देखी, अब बैक टू बैक अच्छी फिल्में आ रही हैं, तो आपका कोई रुझान है कि ये जो सिल्वर स्क्रीन है इसमें ड्रामा इंडस्ट्री के लोग और ज़्यादा आएंगे या भी आप स्टिल ड्रामा में रहना चाह रही हैं?
नहीं, ऑब्वियसली आप आगे से आगे बढ़ने की आपकी ख्वाहिश होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि जो आप चाहते हो वैसा मिलता नहीं, जो मिलता है वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, कभी कभार आपको मूवी की ऑफ़र आती है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मूवी करने के बाद आपको जो ड्रामाज भी मिल रहे हैं वो भी मिलना बंद हो जाए। सो आपको देन एंड देयर एक राइट डिसीजन, हाँ, आपको एक डिसीजन लेना होता है। तो जिस तरह की मूवी या जिस तरह का कैरेक्टर मैं करना चाहूँ, अगर मिलेगा तो ज़रूर करूँगी मैं। थैंक यू। इस वक्त मरियम की ज़बरदस्त बातें हमने सुनी और इनकी बर्थडे थी आज, वो हमने सेलिब्रेट की इनके साथ मिल के, और गिफ्ट्स भी आपने देखे। साथ साथ जो इनका कैरियर है उससे मुतालिक मरियम ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि उनके कैरियर में जितना बूम आया है उसका भी वो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन कैरियर में हमेशा उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने सपोर्ट किया। चले, हमारी टीम की तरफ से भी मरियम को बहुत बहुत सालगिरह की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह जवान होती रहें, हर साल अपनी उम्र 1 साल घटाती रहें, और मोइन हमेशा से लड़कियों की सालगिरह पे पहुंचते रहें। काश कि वो किसी लड़के की सालगिरह पर भी पहुंचे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको मोइन, ऐसा नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मकबूल, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में मजीद गर्मी बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। हवाओं की तब्दीली के बायस आज कराची में टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जो तलहा भी कह रहे थे कि मैंने एसी ऑन नहीं किया, अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो ऑन जल्दी करना पड़ जाएगा। लिहाजा कराची वाले अपने सर्दियों के कपड़े रख दें और गर्मियों के कपड़े आप वाकई निकाल लें। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, लेकिन शाम और रात में वक्त जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर की बात करें तो आज कराची में कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री का इम्कान है। इस्लामाबाद में बारिश के साथ कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर पेशावर की बात की जाए तो वहाँ पर भी हल्की बारिश के साथ टेम्परेचर 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद वाली साइड पे जो लोग ठंड को और थोड़ी बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं, इस्लामाबाद जाएं, आपको बड़ा ज़बरदस्त मौसम मिलेगा। अब वापस चलते हैं तलहा जतोई के पास। जी तलहा। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में और दुनिया भर में इस पर क्लाइमेट चेंज का खतरा सरेआम है। हर कोई जानता है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम सब परेशान हैं, कितना नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ हवा की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से 1,28,000 लोग मरते हैं। 70 लाख बच्चे WHO के मुताबिक प्री मैच्योर पैदा होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इस क्लाइमेट चेंज और इस पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए शजरकारी की मुहिम, प्लांट्स को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा पौधों से प्यार करना है, और हमें अपने घरों में आसपास अच्छे पौधे लगाने हैं जो ऑक्सीजन भी दें, माहौल भी अच्छा करें। लेटेस्ट रिसर्च तो यह भी कहती है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर आप ग्रीन एनवायरनमेंट दे दें तो उनको दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की नेमतों में से ये वह वाहिद नेमत है इस वक्त जो हमें फ्री में मिल रही है, हमारी सांसें। हमें अगर इसका हमने लिहाज ना किया, ख्याल ना किया तो हर सांस के पैसे देने पड़ जाएंगे। इसीलिए पौधों से प्यार करें और शजरकारी मुहिम को प्रमोट करें। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे मेरे दोस्त मेहमान, पतोकी नर्सरी से आपका ताल्लुक है, शाहजेब जफर साहब, जिनसे मेरी मुलाकात अभी हुई थी जब वो फ्लावर शो हो रहा था कराची में, तो इनके खूबसूरत प्लांट्स देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा आइए हमारे शो में व्यूअर्स को बताइए अपने यूनिक प्लांट्स के बारे में और इनकी आफादियत के बारे में। शाहजेब भाई वेलकम। वेलकम। ये बड़े किस्म के आप प्लांट्स लाए हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, शायद मैंने ये वाला प्लांट पहले कभी नहीं देखा, ये क्या है शाहजेब? ये एंथोरियम है और ये हमारे पास 3-4 कलर की वैरायटीज के अंदर है। ये मेरे पास जो आपके पास लाए रेड कलर है और ये इंडोर का प्लांट्स हैं। वाह, इंडोर प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। इंडोर प्लांट होना बहुत जरूरी है। सरिश, आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं? नहीं तला। आपको प्लांट्स रखने चाहिए, मैं बिल्कुल आपको गिफ्ट करूंगा। नो प्रॉब्लम, शाहजेब भाई का दिल बड़ा है, वो आपको बिल्कुल उनसे लेके गिफ्ट मैं करूंगा और लूंगा मैं उनसे। अच्छा, मतलब अपनी भी बचत कर ली। लेकिन अच्छा मैं बताऊं, मैं क्यों चाहती हूँ कि इंडोर प्लांट्स होने चाहिए। अगर मैं अपने घर के हवाले से सोचूं, सुबह जब आप उठते हैं और जब आपको घर के अंदर ग्रीनरी नजर आती है, इतना प्लेजेंट व्यू लगता है कि आपका मूड, उसके मूड पे बहुत इफेक्ट्स होते हैं।
आप एकदम इतना अच्छा महसूस अब करने आप लगते इंटरव्यू हैं। दे रही हो, मेहमान का इंटरव्यू में लेना था मैं सैरिश। आपको अपने व्यूज भी बता रही हूँ, मेहमान से तो हम बिल्कुल बात करेंगे और इन सारे पौधों के हवाले से जानेंगे। इनमें सबसे पहले शाहजेब ये बताएगा कि जो इंडोर प्लांट्स हैं ये सब जो सब टेबल इंडोर पर हैं वो इंडोर हैं, जी सारे इंडोर है। इनका ख्याल कैसे रखा जाता है? इनके देखें, हमारे यहाँ एक ये है कि हम जब प्लांट खरीदते हैं तो वो घर जाके मर जाता है, क्योंकि वो खाद और मिट्टी में लगा हुआ होता है। ज़ाहिर है उसके अंदर मेडिसिन वगैरह तो हम डालते नहीं घर के। हमने एक कोकोपीट निकाली है। ये पहले कोकोपीट हम श्रीलंका से मंगाया करते थे। ये कोकोपीट के बैग रखे हैं हमारे पास। ये हम पहले श्रीलंका से मंगाया करते थे, तो ये अब हम यहाँ लोकली डेवलप कर रहे हैं। पहले बैग कितने का पड़ता था? पहले जो श्रीलंका से बैग आते थे वो ये साइज के 400-500 रुपए के बैग और होते अब ये थे। लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो लोकली कर रहे हैं, 250 का बैग है। और इसमें टोटल नारियल का उसमें पाउडर बिल्कुल, बनाया हुआ है आपने? बिल्कुल, नारियल का के पाउडर। उसके जो उसके वो उसको पील ऑफ करके आउटर छिलके पार्ट जो होते होता है हैं, उसका हाँ। ब्राउन जी जी वाला। बिल्कुल, ब्राउन वाला जो होता है उसको जो है क्रश कर दिया गया है। इन सारे पौधों में आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? मेरे सारे फेवरेट है। लेकिन वो जो कारीगरी हुई हुई है, वो जो नक्शे बने हुए हैं, ये बताएंगे जरा, ये हाथ में उठा के दिखाएं जरा आपने। जैसे ये है क्या टावर इसमें? गिरिले। क्या मेहनत किया आपने? ये टावर इतना- गिरिले जब ये इतना- ब्यूटीफुल। ये जो है ना बैम्बू फैमिली के अंदर है। जिस तरीके से ये स्टिक्स हम देख रहे हैं ये तो ग्रो हो चुकी जी हैं। हाँ। जब ये छोटी होती है ना तो उस वक्त हम ये डिजाइन देते हैं इनको, तो फिर ये इसी तरह ग्रो होता जाता कितनी है। मेहनत लगती है इस पे? बस लगती है थोड़ी मेहनत। प्राइस क्या है मुझे इसकी? एक बात इसकी प्राइस 4000। अच्छा मुझे एक बात बताएं जो मैं सोच रही हूँ तला, प्लांट्स के हवाले से बाकायदा जनाब एक पूरा सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ता है, पता चलता है कि ये प्लांट्स की खुसूसियात और इनके जितने भी साइंटिफिकली जो इनके फवायद इफेक्ट्स हर हैं। किसी के अलग-अलग है। बिल्कुल, तो ये आप लोग मतलब आपको कैसे पता है ये सब कुछ? पढ़ाई किया नहीं, आपने? हॉर्टिकल्चर पढ़ा है। घराने में पैदा हुए? हॉर्टिकल्चर पढ़ा है। हॉर्टिकल्चर horticulture पढ़ा पढ़ा है। है। और पतोकी से आपका ताल्लुक है? नहीं, मेरा ताल्लुक कराची से ही है, लेकिन मेरी टीम पूरी पतोकी से है। और पतोकी की स्पेशलिटी क्या है उस इलाके की? ये इलाका हब है हमारे पाकिस्तान का। ग्रीनरी जो जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 90% पतोकी से ही आते हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में। और इसमें इंपोर्टेड प्लांट्स कौन से हैं? इंपोर्टेड वैरायटीज़ ये सारी हैं। ये जो गिरिल्स की वैरायटीज़ है वो सारी इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ डेवलप करना शुरू कर दिया। वहाँ से आप एक बार मंगवाते हैं, फिर यहाँ पे अच्छा उसकी मुझे ये काश्त- बताएगा, आपने ये बताया कि ये कोकोपीट ये इसको हम यूज करते हैं, इस तरह का ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखते कैसे, कितनी देर बाद इसको चेंज करना होता है, कब कब नहीं, इसको डालते हैं, चेंज क्या करने की करते ज़रूरत नहीं है। ये 10-12 साल चलता है। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी की तरह। क्या बात। इसके अंदर सिर्फ आपने पानी डालना है। ये असल में रूट्स को एयर रखता है। आप ऊपर से पानी डालते हो, जो ज़्यादा पानी खुद ही निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, अपना मॉइस्चर अंदर होल्ड करके रखेगा। ये स्टिक्स हैं वैसे पानी में चलाई जाती हैं। हमने इसको इसके अंदर भी चलाया है और ये बेहतरीन चल रही हैं। लोगों के साथ इशू होता है, स्टिक खरीदते हैं सर्दियों के अंदर जो है ना ये ख़राब हो जाती है, मतलब कि ठंडे पानी के अंदर। कोकोपीट में डालेंगे तो टेम्परेचर स्टिक्स के बारे में बताएगा ये, मतलब अच्छा, ये कहाँ स्टिक्स लगते मैं हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ सैरिश। एक दौर था आज से कोई 6-7 मतलब 10 साल पहले, हर घर के अंदर आपको ये वाज के अंदर पानी होगा, उसके अंदर 4-5 स्टिक्स नजर आएंगी और ये बहुत कॉमन आम होती थी, फिर एकदम से गायब हो गई। क्यों शाहजेब? ये इसकी वजह एक तो ये ज़्यादा लोग शौक में ख़रीद लेते हैं। एक दफ़ा ख़रीद के लाया वो ख़राब हो गई, फिर दोबारा ख़रीद के लाया फिर ख़राब हो गई, फिर ख़रीदना छोड़ देते हैं। ख्याल नहीं रख पा ख्याल नहीं रख पाते। देखिए इसका ख्याल कुछ भी नहीं है। मिनरल सलाइन वाटर ना हो, जो हम पानी पीते हैं ना वही पानी में इसको रखें 3 से 4 दिन नल का बाद। पानी आम या मिनरल वाटर? नहीं, वो कह रहे खारा ना हो, खारा नमक ना हो, मिला हुआ, saline मीठा water। पानी नल में हो। तो मीठा पानी आता है, नल नहीं, में भी मिक्स- आता है। कराची में मिक्स बहुत मिक्स बड़े होता है। हिस्से में खारा पानी चलता है, आधा खारा आधा मीठा, इस तरह से प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल। तो ये सलाइन वाटर ना हो, 3 दिन में पानी इसका चेंज कर दें और बस, और ठंडा ना हो, normal मतलब room temperature हो। रूम टेम्परेचर हो, वरना फिर कोकोपीट में डाल दें, बेहतरीन चलती अच्छा है। लोग ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं इसमें से और उसकी वजह क्या है जो लोग लेके जाते हैं है। ज्यादा? पकड़ी का सैरिश? देखिए प्लांट्स तो सारे ही लोग पसंद करते हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सही। ऑक्सीजन कंटेंट लकी बैम्बूज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सही। ये आपके हाथ अच्छा, में जो है, लोगों के हाँ, ये बताइए शाहजेब भाई, ये मेरे हाथ में है, ये क्या चीज है, ये कैसी बेल है? ये मॉस्टेरिया की वैरायटी है। इस बेल का नाम है राफेडफुला। ये जो है ना लकड़ी पर ही लगती है और वाह। इंडोर बेल है ये। कैमरा बड़ी देख रहा था, आपने एक्सक्लूसिव अपनी चीज है, तरफ मैं मोड़ भी तो लिया। देखूंगी ना। जी पर जी। इस तरह बिल्कुल चिपकी भी चल रही है लकड़ी पे, वरना वो आपको देखा है नहीं, वो रस्सियां बांधनी पड़ती हैं। नहीं, कुछ इसकी ना कुछ अपनी बांध- रूट्स हैं जो कि लकड़ी के साथ चिपकती हुई अच्छा चलती वैसे हैं। ये खूबसूरती के साथ साथ ये शाहकार है, कुदरती। सुभान अल्लाह। मतलब क्या अल्लाह की सुभान शान है। अल्लाह, वाकई कुदरत है ना। बेशक। ये आप इसको देख के आप हैरान भी होते हैं कि यार ये कैसे। अरे देख रहे हैं, छोटा सा दरख्त है, क्या कहते हैं, बॉन्साई कहते हैं? नहीं, ये पीस लिली है। पीस ले ये लिया। पीस लिली है। और आप जैसे कुदरत की शाहकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये कोलियस रखा हुआ है, जी ये आप देखें कितना कलरफुल पौधा है। हाँ वाकई। हमारे पास एग्लोनिमा की इंतहाई वैरायटी है, मेरे पास 50 से ज़्यादा, और हर किसी का डिफरेंट कलर है। वो आप देखेंगे, वो ज़ाहिर है यहाँ पे सारी चीज़ें ला नहीं सकते हम, वो हमारे फार्म विजिट अच्छा, करें, वहाँ पे हर चीज़ है। मुझे एक ऐसे प्लांट की तलाश है कि जो इंडोर भी हो और उसकी फ्रेग्रेंस भी हो, मतलब वो खुशबू कोई भी ऐसा बहुत प्लांट देता नहीं हो। जो लोगों के गुनाह माफ करवा सके। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा पौधा लोग लगा दें, गुनाह कम होना उसकी शुरू तलहा हो को बहुत अशद जरूरत है, जाए। तभी चले उन्होंने बात बिल्कुल, की है। अच्छी बात है, नहीं तो गुनाह माफ हो। प्लांट्स कोई से भी लगाएं वो तो सदका जारी है। अब मुझे ये वो बताया ना सदका कोई ऐसा प्लांट है इंडोर जिसकी मतलब खुशबू भी बहुत हो और जो मतलब इंडोर भी हो, इंडोर के Recommend अंदर, करें आप। इंडोर के अंदर खुशबू वाला एक है, मुश्के अंबर कहते हैं उसे, वो है वो, लेकिन वो पार्शियल इंडोर है, थोड़ी ज़ाहिर है धूप चाहिए, प्योर इंडोर नहीं है।
लेकिन उसकी खुशबू होती है बहुत ज़बरदस्त, आप वो रख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि अब शाहजेब काफ़ी ये जो कांटों वाले होते हैं ना कैक्टस, ये सैरिश आपको बहुत सूट करेंगे, कांटों वाले। मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है? नहीं वैसे बता रहा हूँ, ये बड़े लड़कियां शौकीन होती हैं कैक्टस की, आप भी होंगी अगर कैमरा में। नहीं, मुझे तो कलर्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये सबसे प्यारा लगा। कैक्टस में रंगीन भी आते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है हॉर्टिकल्चर के हवाले से, क्योंकि मैंने नहीं कभी उस अच्छा, ये हमारे पास एक जेड प्लांट है, ये वेरीगेटेड जेड प्लांट है। लोगों के पास जेड प्लांट होता है, हाँ। ये वेरीगेटेड है। अच्छा, इस और इट्स लुक, ये बोनसाई है। इसको बोनसाई एक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक, उसके तहत हमने इसको बनाया है। क्या कीमत है इसकी शादी भाई? ये 1500 का है, 1500 रुपए का है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि बोनसाई की तरह एक ट्री बनेगा छोटा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रो होगा ये, ग्रो होगा ये। अच्छा, वैसे मैंने अब ये देखा है तला, काफ़ी रुझान लोगों का इस तरफ हो गया है। छोटी छोटी बकेट्स, छोटे छोटे मतलब इस तरह के गमले जो लोग घरों में लगाते हैं, हैंग करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप ग्रीनरी जो है ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है डिप्रेशन की रिसर्च है कि डिप्रेशन का इलाज है ये। फिर हमारे यहाँ चल रहा है ये ओजोन लेयर का जो चल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है हमारे ऊपर, तो ये उसी का है। ये एक रिसर्च के मुताबिक ये ऑक्सीजन रात में देते हैं प्लांट्स और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एक साल के अंदर तकरीबन 22 kg ऑक्सीजन जो है ना, ये हमें एक प्लांट प्रोवाइड करते हैं, एक दरख्त। क्या बात। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लांट भी है जो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इनमें से? यहाँ पे बैम्बू वाले होते हैं जो स्ट्रेट लीव्स जो निकले हुए होते हैं, बिग लीफ नहीं, कौन से वाले? 3-4 किस्में आती हैं, उसमें येलो ग्रीन भी होते हैं, जमीन से पत्ते निकल रहे होते हैं लंबे लंबे स्ट्रेट ऊपर की तरफ। वो बैम्बू पाम है, वो कहते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल, बैम्बू पाम ये इसी की वैरायटी है। ये खैर इंडोर के हैं, वो दरख्त हैं, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन बहुत है। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनके अंदर अल्लाह ने बहुत ऑक्सीजन रखी हुई है। तो कोई आपका फेवरेट प्लांट कौन सा, क्यों? क्योंकि स्पेशली आजकल जो जमाना है ना भाईजान महंगाई का, बहुत जरूरी है, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि अपने किचन की जरूरियात की सब्जियां अपने घर में उगाना शुरू कीजिए। किचन गार्डन्स बनाइए, छत पे, बैल्कनी पे, जहाँ थोड़ी भी स्पेस हो, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब उगाना। हमने अभी रिसेंटली तला ये किया है सारा। हम लोग ये करते हैं किचन। बड़ी बात है सर, आपसे बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब ख्याल नहीं रखेंगे ना, सब सड़ जाएंगे। ख्याल रखना होता है, पानी प्याज, कितना ख्याल रखना होता है। हम लोग जो है ना किचन गार्डन वगैरह बनाते हैं, हम बालकनीज के अंदर भी बनाया, हमने रूफ टॉप पे भी बनाया, बैक यार्ड पे भी लोगों के बनाया किचन गार्डन। अच्छा, किचन गार्डन जब हम बना रहे होते हैं, जाहिर है वो जगह स्पेस कम होती है, हम उसके अंदर कोकोपीट का, अपनी ही कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है। पोटेशियम ज़्यादा होता है तो कलर आते हैं, फ्रूट आता है, और फ्रूट के लिए जो फूल पकड़ना होता है वो पकड़ता है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उन पर फ्लावर आते हैं। तो कोकोपीट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों के मतलब किचन गार्डन के अंदर हमने लगाए हैं, लोगों की लौकी वगैरह भी बहुत अच्छे साइज़ की निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, तो यानी किसी को अपना किचन गार्डन बनाना हो तो आपसे राब्ता करें। आपसे राब्ता करने के लिए आपके पेजेस वगैरह हैं? जी बिल्कुल, एक हमारा फेसबुक पेज है पैराडाइज ज़ीवा बाय पतोकी नर्सरी के नाम से, और हमारी नर्सरी फेज 8 के अंदर है, फैसल स्ट्रीट 2 के ऊपर, 16 स्ट्रीट है, नियर क्रिकेट सैरिश ब्रिज के तरफ रहती है ना। गुलशन हदीद में भी कोई है? जी बिल्कुल, गुलशन हदीद के सामने एक पिपरी का इलाका है। ये बिल्कुल गलत एड्रेस मेरा बता रहे हैं, ये तला जतोई, पता नहीं क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलशन हदीद की तरफ है, पिपरी का इलाका है, पिपरी का इलाका है, वहाँ हमारा फार्म है। और अगर जो पंजाब के हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए हमारा पतोकी के अंदर फार्म है, तो पूरे ऑल पाकिस्तान हम डिलीवरी भी देते हैं। whoever needs these good plants, किसी को भी अच्छे पौधों की जरूरत हो तो शाहजेब साहब पतोकी नर्सरी, इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच शाहजेब। यकीनन बहुत खूबसूरत पौधे हैं और उम्मीद करता हूँ कि लोग आपसे रब्ता करेंगे और ये यकीनन ये पौधे अपने घरों के अंदर रखेंगे। ये कांटों वाला सैरिश आपके लिए। सितारों का हाल जानने के लिए उनसा की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछिए डॉलर आपका कितना और ऊपर जाएगा। नाज़रीन, इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना आपने। मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारी जो जनाब उनसा है उन्होंने तो कमाल कर दिया। अदालती फैसला हो, क्रिकेट का मैदान हो, पहले से बोल अपने नाजरीन को उनसा के जरिए आगाह कर देता। बोल प्रेडिक्शन में 2 रोज़ पहले अदालती फैसले पर माहिर टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह ने बता दिया था कि आपको जनाब होने क्या वाला है। तो उन्होंने कहा क्या था, पहले सुने फिर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बता कैसे दिया था। साहब, आपको पता है कि बहुत अहम मामला है जो कि इस वक्त अदालत में है, ये जो इलेक्शंस में ताखीर का मामला है, इस पर आज खुद नोटिस लिया गया है। कैसे देख रही हैं आप, कार्ड्स क्या बता रहे हैं? इलेक्शन होंगे या फिर जो सदर मुमलिकत की जानिब से डेट अनाउंस की गई उसी पर होंगे या उसके बाद होंगे? नहीं, देखिए, जो मैंने इलेक्शन की आज की जो एनर्जी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बिगनिंग हो चुकी है। अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है सदर पाकिस्तान ने, और मुझे लगता है कि जो जुडिशरी है वो इसको फेवर करती हुई नजर आ रही है, और बहुत स्ट्रांगली जो है वो एनर्जी ऐसी है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, जो कह चुके हैं, जो डेट अनाउंस हो चुकी है।
जनाब उनसा मैं उनसा से ये पूछना चाहूंगा, उनसा आपके पास कोई गीदड़ सिंगी है, कोई जिन है या कोई मौक्किल है? आज सच सच बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग सैरिश और तला। बिल्कुल गीदड़ सिंगी जो है वो मेरे कार्ड्स हैं और मुझे जो है वो बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, तो समझे कि गीदड़ सिंधी क्या है। यार आप तो सिंधी होके भी ऐसी बातें कर रही है, गीदड़ सिंगी को गीदड़ सिंधी बना दिया। डोंट डू दिस उनसा। गीदड़ सिंगी ये तला को ज्यादा नॉलेज है इस गीदड़ शीदड़ का। मेरा गीदड़ तो मेरे कार्ड्स हैं जो मुझे बड़ा अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। कोई जिन भी नहीं है आपके पास? अलादीन का चिराग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास जिन होता, मुझे बहुत ख्वाहिश है जिन की। मैंने कभी जिन देखा नहीं है लाइफ आपने जवानी में रूहों को बुलाने की कोशिश की थी? वो जो ग्लास रखते थे और ऊपर उसके उंगलियां रखते थे, 3-4 दोस्त मिलकर। जी बिल्कुल कोशिश की थी। जवानी में क्या, आप मुझे अभी बूढ़ा समझ रहे हैं? ये खवातीन के साथ इस तरह नहीं आप कह सकते भाई। अपॉलॉजीज, देखिए नो ऑफेंस, मैं आपका दिल नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन ये बताइए कि आपको इतना कुछ मालूम पड़ जाता है, कुछ तो है आपके पास, कब तक छुपाएंगी? छुपाएंगी, मैं बिल्कुल छुपाती नहीं हूँ, पूरी दुनिया के सामने है, बोल न्यूज के सामने है। बोल न्यूज वालों ने मुझे पकड़ लिया है और वो कहते रहते हैं कि इस चीज के बारे में बताइए, कभी PSL के बारे में बताइए। चले अगर आप ये कह ही रही हैं इस चीज के बारे में बताएं, बोल वाले आपसे पूछते रहते हैं, बोल वाले अपना काम करेंगे, पूछते रहेंगे। अभी इमरान खान के तोशाखाना केस में भी जनाब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जरा उनका मुस्तकबिल बता दें, उनके सितारे क्या इशारा दे रहे हैं जनाब? बिल्कुल मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अच्छा, कार्ड्स तो हमेशा इमरान खान साहब को फेवर करते हैं और बहुत पॉजिटिव आते हैं। आज के कार्ड भी ऐसे ही कुछ हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामलात जो है वो थोड़ी बहुत पेशियां होंगी कोर्ट की, लेकिन उसके बाद जो है वो रिलीज हो जाएंगे बाइज्जत। जो है ये सारे मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इनके केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हुए जाएंगे, लेकिन इनको भरपूर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इनको किसी न किसी मसले में फंसाया जाए। तो साजिश इनके खिलाफ बहुत ज्यादा हो रही है, कॉन्स्पिरेंसी बहुत ज्यादा है, पीक पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसको कौन जो है वो कुछ कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कुछ अरसे की मामलात हैं, 3 माह के मामलात हैं जो इमरान खान साहब के लिए टफ रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो अच्छा, अभी अदालत ने हुक्म दे दिया है कि इलेक्शन आपको 90 दिनों के अंदर कराने हैं। कोई हर्डल्स अभी भी आप देख रही हैं या फिर अब तो होने ही होने हैं? जी बिल्कुल मैं देखती हूँ कि हर्डल्स मुझे लगता है कि देखिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हर्डल होगी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रुकावटें तो बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है कि रुकावटें तो बहुत डालेंगे, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह मुझे टाइम पर वक्त पर होता हुआ नजर आ रहा है। सही, चलें वैसे मैं अब ये सोच रही हूँ कि हमारे साथ शाहजेब भी मौजूद हैं और अक्सर हमारे नाजरीन ही नहीं बल्कि जो मेहमान होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जहन में होता है कि ज़रा मेरा भी कुछ मुस्तकबिल का हाल है वाल बता दें। शाहजेब भी सोच रहे होंगे, इनका बड़ा ज़बरदस्त उनसा ये बिजनेस है प्लांट्स का, इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कितना फ्लरिश करेंगे, आगे आने वाला वक्त इनके लिए कैसा है? पत्तों की नर्सरी। हाँ देखिए, इनको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है और इनको शौक तो बहुत है जो ये काम कर रहे हैं, पैशन भी नजर आ रहा है, तो कामयाबी की तरफ तो बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ और नया, उनको कुछ नयापन करना चाहिए। नया क्या करना चाहिए? कोई नई बीवी ले आए घर में? शादी से निकला और गल्हा बाहर। मर्दों को हक है 4 करने नई बीवी जो है एक ही बीवी जो है ना, एक ही होनी चाहिए। आप ऐसी बातें ना करें। अच्छा। और बीवी एक ही सही रहती है, बल्कि अपने जो उनकी नर्सरी है, उनकी जो नर्सरी है या जो उनकी शॉप है, उनको थोड़ा सा चेंज रीजनरेट करें, उसमें कुछ न्यू चीजें डेवलप करके और फिर वो करें। क्रिएटिव है, इनका माइंड बहुत क्रिएटिव है। ये क्रिएटिविटी आपको अपने डिस्प्ले में दिखानी पड़ेगी, अपनी दुकान को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग अट्रैक्ट हों। रिवैम्प योर शॉप उनसा का मशवरा है। उनसा वैसे आप अगर जाना चाहे पत्तों की नर्सरी तो फेज 8 में अगर आपने देखा हो क्रीक विस्टा के पास ही एक नर्सरी है इनकी बड़ी, सीधा आप जा सकती हैं। अच्छा, आपको इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगा मैं। प्लांट का बहुत शौक है, मैं जरूर विजिट करूंगी। चलें फाइनली उनसा मुझे बताएगा, PSL के हवाले से भी आपसे जल्दी से पूछ लेते हैं। आज भी अहम मैच है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कौन सी टीम कार्ड्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर का और
उनसा। अच्छा, मुझे लाहौर लाहौर के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे बहुत करीब मैच होगा, लेकिन बहुत थोड़े से 1-2 स्कोर से मुझे लाहौर की फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चले जी, लाहौर कलंदर्स आपको लग रहा है कि आज के मैच में धूम मचाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत शुक्रिया उनसे, आपने अपना कीमती वक्त। अजीत अला, क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे चाहूंगी, आप चुप बैठे। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर अपने पैरों पर खड़ा हो, ये डॉलर की परवान खत्म हो, मुल्क से चोरी का निजाम खत्म हो, करप्शन खत्म हो, इलेक्शन वक्त पे हो, आइन की बालादस्ती हो। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हमारे मुल्क में हो ताकि हम वापस अपने पैरों पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाजिद भाई वंस अगेन, और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।